तो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू टॉपिक साइंस। टुडे आई एम गोना शूट वन शॉट वीडियो ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट का एकदम वन शॉट वीडियो। इसमें सारे कॉन्सेप्ट हम अपने क्लियर कर लेंगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और स्टार्ट कर दो नोट करना। और कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कर सकते हो या फिर हमारी इंस्टा आईडी पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस फिगर को ना एक बारी ध्यान से देख लीजिए। ये फिगर आपको बाद में क्लियर होगी जब हम इस वीडियो की एंड पर होंगे। ठीक है, तभी मैं आपको बता देता हूँ कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट होते क्या हैं। एज आई टोल्ड टू यू, ऑल द केमिकल कंपाउंड्स, जितने भी हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिनका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है फर्स्ट टॉपिक। आज हम कवर करेंगे अपना एसिड के बारे में। तो एसिड क्या होता है? एसिड आर केमिकल सब्सटेंस, ये इस तरीके का केमिकल सब्सटेंस है विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब वो डिसोसिएट का मतलब होता है यहाँ पर टूट जाता है। वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो टूट जाता है एक्वस सॉल्यूशन में और हमें देने के लिए हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूँ आयन क्या होते हैं। देखो, आयन आपने जितना आज तक भी जितने भी एलिमेंट्स पढ़े हैं, जिस तरह सोडियम एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन एलिमेंट होता है, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स आपने पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल में। तो वो एलिमेंट्स जब एक आधा इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन करते हैं तो उनपे ना जो चार्ज आ जाता है, चार्ज लिखा जाता है प्लस माइनस के उस पे। ठीक है, प्लस माइनस उसके साइंस होते हैं। तो वो जो चार्ज आता है ना उसको हम कह देते हैं आयन। ठीक है, चार्ज पार्टिकल को हम कह देते हैं आयन। तो यहाँ पर ये है हाइड्रोजन आयन का मतलब इस पे पॉजिटिव का साइन है। ठीक है, इसका मतलब इसने कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके इसने लूज किए हैं। ठीक है, दैट्स मीन्स इस पे H पॉजिटिव का साइन आता है एसिड्स पर। ठीक है, तो जितने भी एसिड होते हैं, एसिड्स आर केमिकल सब्सटेंस, ये इस तरह केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो पानी में जाते ही हमें देते हैं H प्लस आयन और H3O पॉजिटिव आयन। और H3O पॉजिटिव आयन को हम कह देते हैं हाइड्रोनियम आयन। देखो किस तरीके से टूटते हैं। मान लो ये कोई एक बीकर है, ठीक है भाई, कोई बर्तन जब लेते हैं ना उसे लेबोरेटरी में कह देते हैं बीकर। ठीक है, जिसमें हम करते हैं। तो ये इसमें मैंने वाटर ले रखा है। ठीक है, वाटर ऐसे मैंने ले रखा है। इसमें मैंने एक एसिड डालूंगा ना, जब एस सी एल एक एसिड होता है, आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, एस सी एल एक एसिड जैसे ही मैंने इसमें डाला तो हमें पता है यहाँ पर ना वो डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब H प्लस आयन देगा और आपका Cl नेगेटिव के आयन देगा, Cl नेगेटिव। तो ये जो H प्लस इसने आयन दिए ना, दैट मीन्स ये हमारा HCl है, मतलब एसिड है। ठीक है, एसिड हमेशा हमें H प्लस आयन देता है या H3O पॉजिटिव। ठीक है, H3O पॉजिटिव आयन देता है। तो ये होते हैं हमारे एसिड्स। अब अपना सेकंड पॉइंट पढ़ो, दे हैव सोर टेस्ट। कभी ना कोई एसिड लेना और उसे जरा चख के देखना। ठीक है, तो वो ना आपको सोर टेस्ट मतलब खट्टा खट्टा सा लगेगा। ठीक है, एंड टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। अब ये कैसे आ गया यार, ये लिटमस सॉल्यूशन क्या आ गया? लिटमस सॉल्यूशन एक तरीके का ना इंडिकेटर ही आप मान लो। ये ना पेपर टाइप आता है, जिस तरह देखो ये नीचे जो लेमन है इसके ऊपर हमने जिस तरह वो रखा ना, इसको कहते हैं लिटमस पेपर। ऐसे स्ट्रिप्स आती है और ये होती है येलो टाइप कलर की होती है। जैसे ही आप इसी किसी एसिड के ऊपर रखेंगे तो ये ना रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे एसिड। अब ये लेमन में एसिड होता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड, दैट्स वाई इसने अपना कलर चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल, अब एक एसिड का एग्जांपल आपको दे देता हूं। देखो HCl एक एसिड होता है। जब कभी भी हम HCl को वाटर में डालते हैं, मतलब पानी में डालते हैं, तो हम डिसोसिएट हो जाता है H प्लस आयन में और Cl नेगेटिव आयन में। अब हमें थोड़ी बहुत एसिड के बारे में और इंपॉर्टेंट बातें पढ़नी है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, एसिड्स विच आयनाइज्ड, मतलब एसिड विच आयनाइज्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूसिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। आयनाइज्ड का मतलब जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन मतलब वही पानी के सॉल्यूशन में, प्रोड्यूसिंग हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन का मतलब वो एसिडिक लेवल बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन जितने ज्यादा वो देगा उसको हम कह देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब भैया ये बताओ आप, जिसके एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या है? जिसके पास ज्यादा H प्लस आयन होंगे वो ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, और जितने H प्लस आयन वो डिसोसिएट करेगा वाटर में उतना वो उस वाटर को एसिडिक बनाता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे एसिड जो ज्यादा कंसंट्रेशन दे H प्लस आयन की उनको हम कह देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही होंगे। इसका एग्जाम्पल लिख लो स्ट्रॉन्ग एसिड का, HCl और H2SO4। HCl को कह देते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 को कहते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, एसिड्स विच आयनाइज्ड पार्शियली, मतलब जो पूरे पूरे आयनाइज्ड ना हो इन एक्वस सॉल्यूशन में, ऐसे एसिड जो प्रोड्यूस करे लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब यार मैंने आपको क्या बताया था, जो ज्यादा H प्लस आयन देंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे और जो आपका कम H प्लस आयन डिसोसिएट करेंगे वो क्या होंगे? वो वीक होंगे भाई, क्योंकि वो कम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको हम कह देते हैं वीक एसिड। इसके एग्जाम्पल होते हैं CH3COOH और आपका H2CO3। ये इसके दो एग्जाम्पल्स हैं।
अब आपका थर्ड और फोर्थ पॉइंट बड़ा मजेदार है, ये बच्चों को ना पता नहीं रहता, ठीक है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। एसिड्स हैविंग लेस परसेंटेज ऑफ वाटर, ऐसे एसिड्स जिसमें जो वाटर की क्वांटिटी है ना वो कम हो, ठीक है, उसमें पानी कम मिला हुआ हो, उसको हम कह देते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। अब यार देखो, कंसंट्रेटेड एसिड से पता चल रहा है कि ये एक तरीके का स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। एसिड्स हैविंग लेस परसेंटेज ऑफ वाटर, और आप उसमें जितना पानी मिलाते जाओगे उसकी एसिडिटी जो उसकी वो थी वो कम होती जाएगी, ठीक है, एसिडिक लेवल उसका कम होता जाएगा। और जितना ज्यादा पानी आप मिलाओगे उतना वो डाइल्यूट होता जाएगा, और जितना कम पानी मिलाओगे उसे हम कह देते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। तो बस ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट यही है, जिसमें वाटर की मात्रा ज्यादा हो उसको हम कह देंगे डाइल्यूट एसिड, और जिसमें वाटर का लेवल कम हो मतलब उसकी मात्रा कम हो उसको हम कह देते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। फिफ्थ पॉइंट आपका आता है एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड यूजुअली फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। ऐसे एसिड जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उसको हम कह देते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। वो एक्चुअली में ना वो वीक होता है, ठीक है, उतने स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते, वो वीक एसिड होते हैं। एग्जाम्पल ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है? टमाटो में। यार मैंने ना कल परसों पता नहीं कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, उसमें मैंने पूछा था कि टमाटो में कौन सा एसिड होता है। आई थिंक मैंने ये पूछा था ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है, ठीक है। तो वहां आपको बता देना जाकर, अब आपको पता चल गया होगा कि आपका जो टमाटो होता है ना उसमें भी एसिड होता है जिसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। और आपका लैक्टिक एसिड होता है कर्ड में। कर्ड क्या? दही। दही में भी एसिड होता है लैक्टिक एसिड। अच्छा देख लो, ये एसिड्स वीक है तभी तो ये आपको नुकसान नहीं करते, ठीक है। चलिए, है आपका सिक्स पॉइंट, एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ आर मिनरल एसिड्स। मतलब जो एसिड हमें मिनरल ऑफ द अर्थ से प्रोवाइड होते हैं उसको हम कह देते हैं मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड, वो एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक एसिड से। तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? HCl और H2SO4। अच्छा ये H2SO4 जैसे लिखा है ना, इसकी फॉर्म गलत है। वो जो ऊपर फर्स्ट पॉइंट में कोने में लिखा है ना उसको ऐसे लिखते हैं। यार इसमें ना टेक्स्ट में थोड़ी दिक्कत होती है, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। और इसको हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी आपको याद रखने वाली बात है। पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम महसूस मतलब देख भी सकते हैं, ठीक है, वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए देखते हैं। एसिड्स हैव सॉर टेस्ट। सॉर का मतलब खट्टा, ठीक है। एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। लाइक नींबू में मैंने आपको बताया था, लेमन में आपका एसिड होता है, अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो वो एक खट्टा टाइप होता है। जिस तरीके से आपने अभी पढ़ा ना टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, अगर आप उसको भी टेस्ट करोगे तो यार एक तरीके से टमाटो भी खट्टा ही होता है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अच्छा लिटमस क्या होता है? देखो लिटमस को जैसे एसिड्स होते हैं ना, अगर आपने उसमें लिटमस पेपर टाइप आता है, ठीक है, उसको आपने डिप किया उस एसिड में तो वो आपका टर्न कर देगा ब्लू लिटमस। अगर वो ब्लू कलर का लिटमस है उसको रेड में, ठीक है। जिस तरीके से ये आपके सामने पिक्चर आई है इसको आप देख लीजिए। इसे जैसे ही आपने एसिड में डिप किया तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। थर्ड पॉइंट आपका आता है एसिड्स आर कोरेसिव इन नेचर। कोरेसिव का मतलब होता है डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। अगर आपके हाथ पे एसिड वगैरह गिर गया तो वो आपको जला देगा, ठीक है, आपका हाथ जला देगा। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वीक एसिड कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा एक कमाल की बात बताऊं, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी HCl का रोल होता है। जिस तरीके से आपका जो खाने का डाइजेशन होता है ना, जिस तरह आप कोई फूड आपने इनगल्फ किया तो उसको डाइजेस्ट करने में HCl ही आपकी हेल्प करता है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस में, तो फिलहाल हम एसिड बेसिस की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट है एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। जो एसिड होता है वो आपका वाटर में घुल जाता है। सोल्यूबल का मतलब घुलना, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आपका आता है एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस, अगर हम इसमें इस एसिड्स को वाटर में डालेंगे तो उससे ना उसमें से बिजली जो है वो पास हो जाएगी, मतलब बिजली उसमें पास हो सकती है। लाइक मैंने 2 वायर्स ली, एक बीकर लिया, ठीक है, एक बीकर में जैसे मैंने एसिड फिल कर दिया, फिर उसमें मैंने तारे डाली ना, तो वो तार ना बिजली को कंडक्ट करेंगी, बिकॉज जो आपका एसिड है उसने एक मीडियम क्रिएट कर दिया जिसमें बिजली फ्लो कर सकती है। तो अभी तक हमने एसिड के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बेसिस, ठीक है। तो बेस क्या होता है? बेस आर दो सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन वाटर। मतलब वो भी वाटर में डिसोसिएट हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है, एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। एसिड हमें क्या दे रहा था? H+ आयन और H3O पॉजिटिव आयन, बट हमें बेसिस क्या देता है? OH नेगेटिव आयन देता है, ठीक है। इसको क्या देते हैं हम? हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। ये देता है हमें बेसिस, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका आता है दे हैव बिटर टेस्ट। मतलब ये जो इसका बिटर टेस्ट मतलब कड़वा, कड़वा एक टेस्ट होता है। यार नहाते हुए कभी आपके मुंह में अगर साबुन चला गया हो, सोप चला गया हो, ठीक है, तो आपको महसूस आपने किया होगा कि वो जो उसका टेस्ट होता है ना वो एक
क्या कहते हैं, कड़वा टाइप होता है, ठीक है। लाइक अगर नहीं कभी टेस्ट किया तो अभी जाना, जो वो सुपर निर्मा वाला साबुन आता है ना, वो हल्का सा चख के देख लेना, आपको एकदम कड़वा टेस्ट लगेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका आता है, दे चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया था, एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड कर देता है, बट जो आपका बेस है वो उल्टा करता है, वो रेड को ब्लू कर देता है, लाइक इन द फिगर, ये फिगर में आ गया, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, अब आपके सामने एक एग्जाम्पल आने वाला है, NaOH, ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखो Na क्या होता है, सोडियम, और OH क्या मैंने ऊपर बताया था, हाइड्रोक्साइड, तो इसको क्या देते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब कभी भी हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो ये किस चीज में डिसोसिएट होता है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है, ये इसके आयंस होते हैं। अब हमें बेसिस के बारे में कुछ मजेदार बातें पढ़नी है। देखो, बेसिस दैट आयनाइज्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, जो ऐसे बेसिस जो एकदम कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाए, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए एक्वस सॉल्यूशन में, प्रोड्यूसिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, और OH नेगेटिव आयन की बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन वो बढ़ा दे, मतलब तगड़े वाले स्ट्रॉन्ग बेस हो एकदम, उनको हम कह देते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल याद कर लो, ये होते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो सेकंड एग्जाम्पल है KOH, के क्या है आपका, पोटेशियम, OH क्या है, हाइड्रोक्साइड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका आता है, बेसिस दैट आयनाइज्ड पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जो कम, मतलब पूरे नहीं डिसोसिएट होते, थोड़े कम डिसोसिएट होते हैं और लो कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करते हैं OH नेगेटिव आयन की, उनको हम क्या कह देंगे, वीक, बिकॉज वो कम कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम कह देंगे वीक। उसके एग्जाम्पल याद कर लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके दो एग्जाम्पल है। मैंने आपको जो बॉल के बताया ना, ये इनके नाम है, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, इनको क्या देते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। देखो मैंने आपको क्या बताया था, बेसिस है बिटर टेस्ट, मतलब उनका कड़वा स्वाद होता है। सेकंड पॉइंट है, बेसिस फील सोपी टू टच, ये बात याद रखना, जब कभी भी आप किसी बेस को छुओगे ना तो वो सोपी होता है टच में। अब जिस तरह वो एक ऐड आता है ना डव का, ठीक है, तो डव में जब कहती है अरे ये तो डव है, ठीक है, इस तरीके से वो जैसे ही उसको छूती है ना, वो छू के बता देती है तो डव है, बिकॉज वो सोपी बेस जो होते हैं वो सोपी होता है टच में, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका आता है, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, जो आपका बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका आता है, बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, ये बात तो सिमिलर होगी एसिड और बेस की, कि एसिड भी इलेक्ट्रोलाइट्स थे, बेसिस भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बेस। टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखो आपको पढ़ना क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में, हम ना एसिड को तरह तरह की चीजों से रिएक्ट कराएंगे और देखेंगे क्या बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। जब कभी एसिड कोई रिएक्ट करता है मेटल से तो क्या होता है, देखिए, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब कभी भी कोई एसिड एक मेटल से, किसी भी मेटल से रिएक्ट करता है तो वो आपका हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। लाइक इन द फिगर, आपको फिगर देखिए, H2SO4, हमने एक बीकर में H2SO4 लिया, उसमें हमने जिंक डाल दिया, थोड़ा सा जिंक मेटल, हमें क्या मिलता है, ZnSO4 मिलता है और आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। यहाँ पर अगर हम जिंक की जगह कोई और मेटल ले लेते तब भी हमें हाइड्रोजन गैस मिलती। यहाँ पर आप जिंक की जगह कोई भी मेटल ले लो, दुनिया में जितने मेटल है आपको सबके साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे H2SO4 की तो आपको हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा। अच्छा, ये हाइड्रोजन गैस क्या है, ये हाइड्रोजन गैस, सॉरी कह रहा हूँ, ये H2SO4 क्या है, ये आपका एसिड है, ठीक है, एसिड के साथ ही तो करानी है ना मेटल की रिएक्शन, इसीलिए हमने रिएक्शन कराई, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। आपका अगला पॉइंट आता है, दिस गैस बर्न विद पॉप साउंड। अब ये जो हाइड्रोजन गैस बनी है, अगर आप इसके ऊपर फ्लेम लाते हो तो वो ना पॉप साउंड करेगा, ठीक है, पॉप साउंड के साथ बर्न होगा, तो इसकी प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन गैस की। दिस गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इन वाटर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप अपनी हाइड्रोजन गैस को स्टोर कर सकते हैं। आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी आती है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन और बाय कार्बोनेट। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी ये जो आपके सामने बाय कार्बोनेट लिखा आ जाए ना, मेटल हाइड्रोजन और मेटल बाय कार्बोनेट्स, तो इसका बाय का मतलब होता है वहां पर हाइड्रोजन भी होगा उनके साथ। लाइक अभी हम पढ़ लेते हैं, आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हमें रिएक्शन करानी है एसिड की, किसके साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ और मेटल बाय कार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, पढ़ते हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, जब कभी भी एक एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। अच्छा, मेटल कार्बोनेट क्या है अभी लिखेंगे आगे जब रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो आपका CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, वाटर बनाएगा एंड कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट इज फॉर्म्ड।
लाइक अब इस फिगर में देखो, जिस तरह Na2CO3 है, इसको ही हम कह रहे थे। देखो यहाँ पर मेटल क्या है, सोडियम, और कार्बोनेट का मतलब होता है CO3। तो सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है आपका एसिड से, एसिड क्या है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब क्या, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। HCl एसिड है, उसमें हम जब Na2CO3 को रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है NaCl, मतलब ये एक सॉल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। और आपको वाटर मिलेगा, आप कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ये देखो, ये जो सेकंड इक्वेशन आई है ना भाई, ये गलत लिखी गई है, आई एम सो सॉरी। देखो सेकंड इक्वेशन में NaHCO3 है, ठीक है। NaHCO3 कार्बोनेट है ना, तो यहाँ पर 3 लगा लेना, वो गलती से छोड़ गया एडिटिंग में। तो चलिए पढ़ते हैं हम। तो मैं बार बार कह रहा था सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का मतलब होता है हाइड्रोजन लगना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, NaHCO3 है, ठीक है। अब यहाँ पर H लग गया ना एक्स्ट्रा, जिस तरह फर्स्ट इक्वेशन में H नहीं था तो यहाँ पर H लग गया। इसी तरीके से हम इसको क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब ये रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड से, तो ये बनाता है, वही सॉल्ट बनाता है NaCl, और आपका वाटर बनाता है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अच्छा, अब ये जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बनी, अब हमें पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए हमें एक टेस्ट करना होता है जिसका नाम है टेस्ट ऑफ CO2 गैस। अब ये आपने चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा था, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के वक्त। तो क्या करते हैं हम इसमें, व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब कभी भी CO2 गैस को हम लाइम वाटर से पास करते हैं, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट। भाई ये भी तो मेटल कार्बोनेट ही है, इस तरीके से कैल्शियम, क्या कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, वो मेटल कार्बोनेट है, ठीक है। उसमें से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो उसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एकदम मिल्की हो जाएगा। क्यों, बिकॉज व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। बट इफ द गैस इज पास इन एक्सिस, अगर हमने ज्यादा गैस CO2 की पास कर दी, तो वो जो आपका सॉल्यूशन है ना, वो एकदम क्लियर हो जाएगा, मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, विच इज सॉल्युबल इन वाटर, जो आपका पानी में घुल जाता है। देखो, जैसे आपने कार्बन हाइड्रोक्साइड को CO2 गैस उसमें पास करी, तो आपको मिला कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ठीक है। अब हम इसमें से जब CO2 गैस पास करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर में, तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है, या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इन रिएक्शंस को आप लर्न कर लीजिए। थर्ड हमारा आता है जब हम रिएक्ट कराते हैं एसिड को बेस के साथ, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एसिड को मेटल के साथ, एसिड को आपका मेटल कार्बोनेट के साथ, अब हम पढ़ेंगे एसिड को बेस के साथ। सो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब कभी भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। और इस रिएक्शन को हम क्या देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको क्या लिखना है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं इसकी कुछ रिएक्शन की। फर्स्ट रिएक्शन आती है, देखो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब यार ये कैसे पता चल रहा है ये बेस केस क्या है, एसिड क्या है। देखो मैंने क्या कहा था, एसिड क्या होते हैं, जो आपका H+ आयन देता है, तो वो कौन देगा, H2SO4, और OH नेगेटिव आयन देते हैं बेस, तो NaOH क्या होगा, बेस। अब जब बेस और आपका एसिड रिएक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, देखो सॉल्ट मिल रहा है, Na2SO4, ये एक सॉल्ट है, और आपको मिल रहा है वाटर। सेकेंड रिएक्शन में देखिए, जब HCl एक एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है NaOH के साथ, तो आपको क्या मिल रहा है, NaCl। भैया NaCl तो एकदम फेमस सॉल्ट है, ठीक है, नाम इसका याद कर लो, NaCl, और आपको क्या मिला, वाटर। एट द एंड इसकी फॉर्म क्या बैठी, जब कभी भी एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो आपको मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। इसी रिएक्शन का नाम हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हमें पढ़नी है कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये काम कहाँ पे आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट आपका, एसिडिटी ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड बाय एडिंग बेसिक सिलेक्ट लाइम। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो या फिर आप गांव में आपके कोई भी रिश्तेदार वगैरह रहते हैं, तो आप उनसे पूछ लेना, आपकी जो मिट्टी होती है ना, सॉइल होती है जिसमें आप मतलब उगाते हैं जो भी धान, मतलब जो भी कहते होंगे वहां पर, ठीक है, चावल वगैरह जो भी उगते हैं, तो वहां ना कभी कभार जो आपकी सॉइल होती है वो एसिडिटी हो जाती है, मतलब एसिडिक हो जाती है। तो उसमें ना चूना घुमा देते हैं, मतलब चूना फेंक देते हैं पूरी पूरी सॉइल में, पूरी पूरी फील्ड में। वो क्या करता है, उसकी एसिडिटी को खींच लेता है, ठीक है। सिलेक्ट लाइम क्या होता है, आपका चूना। सेकंड पॉइंट आपका आता है एंटा एसिड टैबलेट, ठीक है। एंटा एसिड टैबलेट मतलब जो एंटा एसिड मतलब जो एसिड को खत्म करती है, ठीक है। बेसिक एक टैबलेट होती है कंटेनिंग बेसिक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक बेस है, ठीक है, वो उसके अंदर होता है एंटा एसिड टैबलेट के अंदर। आर गिवन टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, जब कभी भी आपको एसिडिटी हो जाती है तो सब आपको डॉक्टर्स वगैरह क्या प्रेफर करते हैं कि आप एंटासिड की एक टैबलेट ले लीजिए जिसमें होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बस ये आपके 2 यूसेस थे। अच्छा, ये ना MCQ के तौर पे आ सकते हैं, तो इनको अच्छे से करो, ठीक है।
अब हमें पढ़नी है फोर्थ प्रॉपर्टी जिसका नाम है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। अब आपको रिएक्ट कराना है एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड का मतलब मान लो यार कोई एक मेटल है Na, ठीक है, उसके साथ ना ऑक्सीजन लगा रहेगा जिस तरह NaO, ठीक है, उस तरीके से हमें उसको NaO को रिएक्ट कराना पड़ेगा एसिड से। तो देखो क्या होता है, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। अब कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो आपका बेसिक होता है नेचर में, ठीक है, बेस होता है वो नेचर में। सो एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा ये भी एक टाइप हो गया ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, क्योंकि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था, सॉल्ट प्लस वाटर। इसी तरीके से जब मैंने कहा मेटेलिक जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके बेसिक होते हैं नेचर में, तो जैसे ही वो भी रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो वो भी आपका सॉल्ट प्लस वाटर ही बनाएंगे। जिस तरीके से नीचे एग्जाम्पल गिवन है, जब कभी भी आपका कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है HCl के साथ तो आपको बनाता है कॉपर क्लोराइड और आपका वाटर, ठीक है। कॉपर क्लोराइड क्या हो गया आपका सॉल्ट, और जो आपका वाटर है वो तो वाटर है ही H2O, ठीक है। चलिए नोट पॉइंट एक आता है, नोट पॉइंट क्या कहता है, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इन वाटर। एसिड जो होता है वो आपका कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, बिकॉज वो अपने अंदर फ्लो करा लेता है इलेक्ट्रिसिटी को। बिकॉज इन वाटर, ये पानी में एसिड दे डिसोसिएट इनटू आयंस। जो आपके एसिड होते हैं वो आपके आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। यार कोई एसिड लो, मान लो मैं ले लेता हूँ H2SO4, तो उसके ना आयंस टूट जाएंगे जैसे ही आप उसको पानी में मिक्स करोगे, एंड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास। और फ्री आयंस क्या करते हैं, वो आपकी एनर्जी को, कोई भी एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्लो कराते हैं उसमें पानी में, ठीक है। दैट्स वाई आपका एसिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। अब बड़ी ही मजेदार बात आती है, वाटर इज नॉन एज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। जो आपका पानी होता है ना उसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्यों कहते हैं, बिकॉज पानी के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है जो डिसोसिएट एनी आयोनिक कंपाउंड, कोई भी आयोनिक कंपाउंड हो उसको वो अपने अंदर ना डिसोसिएट कर लेते हैं। दैट्स वाई हम उसको वाटर को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। वो डिसोसिएट कैसे करती है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आप करंट को पास करोगे पानी में तो कोई भी अगर उसके अंदर आयोनिक कंपाउंड होगा वो डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब वो अलग अलग टूट जाएगा। तो आपके सामने आता है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट्स, ये बोर्ड्स में आया है, चलिए पढ़ते हैं इसको। वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब कभी भी आप एक एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो मतलब उसमें पानी मिक्स कर रहे हो तो आपको कैसे करना है वो अब हमें ये पढ़ना है। तो एसिड, जो आपका एसिड होता है शुड बी एडिड टू वाटर, मतलब हमें एसिड को पानी में मिलाना होता है, ना कि हमें पानी को एसिड में मिलाना होता है। अच्छा दोनों बात सेम मत समझो, देखो एक में क्या हो रहा है, हम एसिड को पानी में मिला रहे हैं, मतलब हमने पानी रखा और उसमें एसिड मिलाया। या फिर दूसरा पॉइंट क्या है, हमने एसिड रखा और उसमें हम पानी डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज व्हेन वाटर इज एडिड टू वाटर, अगर हम पानी को एसिड में ऐड करते हैं तो डाइल्यूशन प्रोसेस जो होता है, मतलब ऐड करने का जो प्रोसेस होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब बहुत ज़्यादा हीट निकलती है जैसे ही आप एसिड को पानी में मिक्स करते हैं, और वो हीट इतनी ज़्यादा होती है कि दैट कैन स्लैश ऑन एसिड ऑन योर फेस, मतलब वो इतनी ज़्यादा हीट होती है अगर आप वो ना आपको एसिड को स्लैश कर सकती है, मतलब आपके मुंह पे छींटे आ सकती हैं या फिर आपके फेस पे क्लॉथ पे आपकी छींटे आ सकती हैं, और वो एसिड है तो वो आपको कॉज कर सकता है बर्न को, मतलब आपको हाथ पैर को जला भी सकता है, ठीक है। चलिए ऑल्सो दिस हीट कैन इवन ब्रेक द कंटेनर। अच्छा ये इतनी ज़्यादा हीट होती है वो आपको कंटेनर को भी तोड़ सकती है। सो इट इज़ एडवर्टाइजेबल कि आप ड्रॉप बाय ड्रॉप इन वाटर, आप ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को ऐड करें वाटर में, ठीक है। तो अभी तक हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के फॉर्म में एसिड की 4 ये प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, देखो एसिड आप कुछ भी ले सकते हो, H2SO4 ले लो, ठीक है, H2SO4। यार एसिड ना 2-4 याद कर लो तो बहुत आसानी रहेगी। तो आप जब भी कभी एक मेटल से रिएक्ट कराओगे, मतलब मान लो मेटल जिंक है तो आपका क्या बन रहा था, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, एग्जाम्पल भी मिल गया। सेकंड पॉइंट आपका था, मैं इसको रब कर देता हूँ, वेट ये रहा, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल। अब जब एसिड रिएक्ट कर रहा था मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट से तो वो क्या था, वो क्या बना रहा था, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा इसका अगर एग्जाम्पल दूं मैं, बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है, देखो मान लो Na था, Na इसमें क्या था Na2CO3, बट इसमें क्या हो गया था फिर, मेटल बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, यहाँ पर ये डिफरेंस था। मेटल कार्बोनेट में ये होगा, बाइकार्बोनेट में ये होगा। अच्छा ये कैसे हो रहा है, इसके लिए भाई आपको वैलेंसी, वो केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन होता था ना क्लास 9th में, उससे आप ये कर सकते हो। तो आपका सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी थी केमिकल प्रॉपर्टी, जब कभी भी एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो आपको बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। इसका क्या मतलब होता है, देखो एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा था, वाटर बना रहा था, इसी रिएक्शन को हमने कह दिया था क्या, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
तो अब देखना जरा, अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या करती है, जब कभी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड से तो क्या बनाता है, सॉल्ट और प्लस वाटर, ठीक है, प्लस यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस वाटर। अब देखो मेटल ऑक्साइड ना बेसिक होता है नेचर में, मतलब बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक इन नेचर, दैट्स वाई ये बेसिक होता है नेचर में। अब ये क्या हो गया, एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही तो होगी। देखो बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, मतलब ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो वह बनाएंगे आपका सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये थी आपकी 4 प्रॉपर्टीज, और वो जो नोट पॉइंट करा है उनको भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। होप सो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है, ये बहुत कम है तो इसमें टेंशन ना लो। देखो क्या है, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल। अच्छा हमने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी एसिड में, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। अब हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल। अब हम बेस को ही मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो देखो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अब इसमें भी वही चीज हो रही है, स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है ना, ताकतवर बेस, जब हम उन्हें रिएक्ट कराएंगे मेटल से तो वो बनाएंगे हाइड्रोजन गैस। इसका एग्जाम्पल आप नीचे देख लो। ये जब हमने एक बेस लिया जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, जब हम इसको रिएक्ट कराया जिंक के साथ तो क्या बना हमारा Na2ZnO2, इसको ही हम कह देते हैं सोडियम जिंकेट, ठीक है, सोडियम जिंकेट। तो हमारा बना Na2ZnO2 और हमारी इवॉल्व हुई हाइड्रोजन गैस और बनी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा नीचे पॉइंट्स पढ़ते हैं अब। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब ये जो रिएक्शन है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। ये आपने पढ़ा था यार, कोई भी बेस हो वो अपना रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। सेकंड पॉइंट, दे ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, बिकॉज इन वाटर दे डिसोसिएट इनटू आयन। जो बेस होता है ना वो भी डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में जब कभी भी हम बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं। एंड ऑल अलाउ ऑल्सो इलेक्ट्रिक करंट टू पास। अब सही बात है यार, जब वो डिसोसिएट हो जाएंगे तो उनके पास फ्री आयंस होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपने ऊपर बिजली को बिठाते हैं और उसे सैर कराते हैं पानी में। की सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या हो गया, CO2। अब बेस आपका क्या है यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस है एक, ठीक है। जब हम इसे रिएक्ट कराते हैं कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो आपका क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो बस ये थी आपकी 2 प्रॉपर्टीज बेसिस की। टॉपिक है हमारा इंडिकेटर से, ठीक है, द सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। इसका मतलब क्या, ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर देते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम कैसे देते हैं, ठीक है। दस हेल्पिंग इन डिटरमाइनिंग केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस से मतलब कि वो एसिड है या फिर बेस है, ठीक है, उसको हम इंडिकेट करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स कुछ सब्सटेंस का यूज करते हैं। अब हमें पढ़ना है, ये नीचे देखो एक टेबल है ना, S नंबर 1 2, ठीक है, 2 आपको इंडिकेटर्स अब पता चलने वाले हैं। नेम ऑफ द इंडिकेटर इज फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। ये बहुत ही फेमस इंडिकेटर्स हैं, एक का नाम है फिनोप्थलीन, एक का नाम है मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोप्थलीन को जब हम किसी न्यूट्रल मीडियम में डालते हैं, न्यूट्रल मीडियम का मतलब मान लो कोई न्यूट्रल चीज है, ना वो एसिड है ना वो बेस है, ठीक है, उसमें जैसे हम फिनोप्थलीन को डालेंगे तो कलर कैसा रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा, वो कलरलेस ही रहेगा, ठीक है। अगर हम फिनोप्थलीन को एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो भी कलरलेस ही रहेगा, बट जैसे ही हम फिनोप्थलीन को किसी बेसिक मीडियम में डालते हैं तो जैसे ही डालेंगे ना उस फिनोप्थलीन का कलर पिंक हो जाएगा, ठीक है, पिंक हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है एक मार्क्स में कि फिनोप्थलीन का कलर बेसिक मीडियम में क्या होता है, तो आपको क्या लिखना है, पिंक। इस तरीके से मिथाइल ऑरेंज, इसका कलर कैसे होता है, न्यूट्रल में ऑरेंज, एसिडिक में रेड और आपका बेसिक में येलो। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। अब इंडिकेटर्स गिविंग डिफरेंट स्मेल, मतलब कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी होते हैं जो कलर चेंज नहीं करते, वो अपनी क्या चेंज करते हैं, से स्मेल को, ठीक है, ओडोर्स, इसको स्मेल को चेंज करते हैं। जैसे ही वो, मतलब एक इंडिकेटर है उसकी ना अलग स्मेल, एक स्मेल तो होगी एसिडिक मीडियम में और उसकी अलग स्मेल होगी बेसिक मीडियम में। मान लो हमने कोई इंडिकेटर लिया, मान लो ऑनियन ले लिया, नीचे देखो एग्जाम्पल में गिवन है, ऑनियन लिया, उसे हमने एसिडिक मीडियम में डाला तो उसकी अलग स्मेल आ रही है, बेसिक में डाला तो अलग आ रही है, ठीक है। इस तरीके के इंडिकेटर्स को हम कह देते हैं अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। इनका नाम क्या होता है, अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो अपनी स्मेल को चेंज करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने गिवन है, ऑनियन, वनीला, क्लोव ऑयल। ये क्लोव ऑयल क्या होता है, लौंग का तेल, ठीक है। कोने में देखो लौंग होती है ना, लौंग, वो होता है लौंग का तेल, ठीक है। हैव डिफरेंट स्मेल अडोर्स इन बेसिक एंड एसिडिक मीडियम। हमें पढ़ना है नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। ये क्या होता है, इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर जो हमें नेचुरली प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, नेचर से ही हमें मिलते हैं, उनको हम कह देते हैं नेचुरल इंडिकेटर। एक्चुअली लिटमस, जो मैंने आपको पढ़ाया था ना लिटमस पेपर, वो एक लिटमस सॉल्यूशन होता है, पर्पल डाई, ठीक है। एक्चुअली लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई, वो एक पर्पल डाई होती है लिटमस सॉल्यूशन, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट लीचिन। ये जो लिटमस पेपर का लिटमस सॉल्यूशन होता है ना, इसको एक्सट्रैक्ट करा जाता है एक प्लांट से, जो कि नेचुरल प्लांट है जिसका नाम है लीचिन।
लीचिन। ये देखो साइड में जो पिक्चर गिवन है ना, ये लीचिन की ही पिक्चर है, लीचिन प्लांट की। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपसे पूछ ले लिटमस सॉल्यूशन कहाँ से मिलता है, हमें कौन से प्लांट से मिलता है, इसका नाम क्या है, तो आपको कहना है लीचिन। ठीक है, अब नीचे देखो, इन एसिडिक सॉल्यूशन इट शोज रेड कलर। अगर आप लीचिन को, इस लिटमस सॉल्यूशन को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कैसा कलर चेंज होगा, रेड कलर का हो जाएगा। बट अगर आप बेसिक में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का। ये एक टेबल आपको नोट करनी है जिसमें हमने कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स आपको बताए हैं। ठीक है, जिस तरीके से लिटमस तो हमने पढ़ लिया, रेड और ब्लू देता है एसिडिक और एल्कलाइन में। एल्कलाइन का मतलब यहाँ पर है बेस। ठीक है, बेसिक से ही एल्कलाइन भी कहते हैं बेस को। तो सेकंड एग्जांपल आपका रेड कैबेज जूस। अब ये जो रेड कैबेज, टर्मरिक, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, इसकी आपको फिगर बाद में मिलेगी, नेक्स्ट स्लाइड उसकी होगी। पहले आप देख लो कैसा कलर होता है। एसिडिक में रेड होता है, एल्कलाइन में ग्रीन होता है रेड कैबेज का। यार ये कलर ही मैं पढ़ के बताऊंगा, ठीक है, इनको आप पढ़ लेना। अब मैं दिखा देता हूँ आपको ये होते कैसे हैं। देखो रेड कैबिज तो ये रही आपकी फर्स्ट वाली। ठीक है, ये पत्ता गोभी तो है, बस ये रेड कलर की होती है। हाइड्रेंजिया प्लांट ये दो कलर के हैं, ठीक है, ब्लू और पिंक। पीछे वाली स्लाइड में जैसा आपने पढ़ा होगा अगर, तो उसके कलर मैंने क्या कहा था, एसिड और बेस में पिंक और ब्लू ही तो थे। ठीक है, तो ये आपके प्लांट्स हो गए हाइड्रेंजिया प्लांट। और टर्मरिक जूस का यार वही तो हल्दी का जूस। ठीक है, हल्दी में पानी मिला दो, वो टर्मरिक जूस बन जाएगा। काफी सारी अच्छी अच्छी बातें आपके सामने आने वाली है जिसको हम होट्स के रूप में आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। बट इसको होट्स मत समझना, ये इस पे ना क्वेश्चन आते हैं और होट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था। चलिए फर्स्ट होट हमारा क्या कहता है, एवरी सॉल्यूशन वेदर एसिडिक और बेसिक, कोई भी सॉल्यूशन हो चाहे वो एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, इट कंटेन बोथ टाइप ऑफ आयन, उसके अंदर ना दोनों तरह के आयन्स होते हैं, OH नेगेटिव भी और H पॉजिटिव भी। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे यार अगर दोनों तरह के आयन है तो वो तो न्यूट्रल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज बेसिक सॉल्यूशन, इन बेसिक सॉल्यूशन इज वेरी वेरी लेस देन 10 की पावर -7। सिमिलरली, इसका क्या मतलब हुआ, मान लो कोई बेसिक सॉल्यूशन है, उसमें मैंने क्या कहा, एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के आयन्स होते हैं। बट जो उसमें एसिडिक का आयन होगा ना, H प्लस आयन, उसकी कंसंट्रेशन बहुत 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 कम होगी, 10 की पावर -7 कम होगी। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से आपका एसिडिक सॉल्यूशन में जो बेसिक OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी वो बहुत कम होगी। ठीक है, अब भाई एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता था, जिसमें H प्लस आयन होता था। ठीक है, H प्लस आयन डिसोसिएट होता था। ठीक है, और बेसिक क्या था, OH नेगेटिव आयन डिसोसिएट होता था। बट इसकी कंसंट्रेशन कम होती है, बाकी ये होते दोनों है सॉल्यूशन में। सेकेंड होट्स हमारा आता है, डिस्टिल वाटर डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा डिस्टिल वाटर क्या होता है, यार आपके घर में अगर इन्वर्टर हो तो इन्वर्टर में ना जब पानी चेंज होता है या फिर पानी खत्म हो जाता है तो वो जो पानी उसमें डाला जाता है ना वो डिस्टिल होता है, एकदम प्योर वाटर होता है वो। तो डिस्टिल वाटर डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। वेयर एज रेन और टैप वाटर डज, जो आपका रेन से पानी आता है और आपका टैप वाटर होता है उसमें आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, क्यों होती है ऐसा, क्यों होता है डिस्टिल वाटर में क्यों नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, बिकॉज डिस्टिल वाटर इज अ प्योर वाटर, वो क्योंकि प्योर वाटर है, दैट डज नॉट कंटेन एनी सॉल्ट और आयन। जो प्योर वाटर होता है ना उसमें कोई भी नमक कुछ नहीं होता, उसमें कोई भी आयन्स नहीं होते। वेयर एज जो रेन वाटर होता है और टैप वाटर होता है कंटेन सोल्ट एंड सम वीक एसिड। यार जो आपका टैप वाटर होता है ना उसमें कुछ सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं और आपके वीक एसिड भी होते हैं, बिकॉज वो प्योरीफाई नहीं किया होता। ठीक है, दैट इज वाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा उसके अंदर आयन है तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, बिकॉज आयन क्या करते हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को अपने ऊपर बैठाते हैं और उसको सैर कराते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर लो सेकंड पॉइंट्स। अब थर्ड होट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और मजेदार भी है। ठीक है, स्टिंग ऑफ हनी बी। अब ये जो हनी बी होती है ना मधुमक्खी, इसकी जो स्टिंग होती है, और एंड नेटल प्लांट कंटेन मेथनोइक एसिड, और एक ना नेटल प्लांट होता है, देखो जो ग्रीन कलर का नीचे लिखा हुआ है फिगर में। ठीक है, ये प्लांट और अपना स्टिंग ऑफ हनी बी, ये दोनों के अंदर ना मेथनोइक एसिड होता है, एक एसिड होता है मेथनोइक। ठीक है, वो एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होता है। डॉग प्लांट, एक डॉग प्लांट होता है और फाउंड नियर निटल प्लांट। अब जो निटल प्लांट होता है ना इसमें क्या होता है एसिड, बट इसके बराबर में ही ना एक डॉग प्लांट हमेशा मिलेगा आपको, जहां कहीं भी नेटल प्लांट होगा उसके बराबर में ना एक आपका डॉग प्लांट हमेशा प्रेजेंट होगा। क्यों प्रेजेंट होता है, बिकॉज डॉग प्लांट आर बेसिक इन नेचर, वो बेसिक होता है नेचर में, एंड हेल्प इन न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक इफेक्ट ऑफ नेटल प्लांट। मान लो आपको चोट वगैरह लग जाती है नेटल प्लांट से तो उसके बराबर बराबर देखना डॉग प्लांट भी प्रेजेंट होगा, तो आप उसको भी लगा सकते हो। एसिडी और बेसिक ऐसे जो आपका बेसिक प्लांट है वो आपका न्यूट्रलाइज कर देगा सारे एसिडिक इफेक्ट को। ठीक है, अब ये देखो नेचुरल चीज है ये। अब हमें दो पढ़नी है एक्टिविटीज, दो एक्टिविटीज अब हम पढ़नी है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या कहती है, टू प्रूव ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन। जितने भी कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं वो सारे एसिड नहीं होते, इसके लिए हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो चलिए कर लेते हैं।
देखो साथ ही साथ में मैं आपको एक्टिविटी करते हुए दिखाता रहूंगा। देखो क्या करना है आपको। टेक 2 बीकर्स, आपको 2 बीकर्स लेने हैं इस तरीके से, ठीक है। टेक 2 बीकर्स, फिक्स प्लेस अ रबर कॉर्क। एक ना यार ये बीकर थोड़ा बेकार बन गया, अच्छा सा बना देता हूँ। ये देखो, ठीक है। इसमें आपको, अरे यार नीचे से स्ट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको 2 रबर कॉर्क रख देनी है दोनों बीकर्स में, ऐसे रबर कॉर्क। यार रबर कॉर्क क्या है, रबर का पीस होता है, ठीक है, वो रख दो इन बोथ द बीकर्स एंड इंसर्ट आयरन नेल। आयरन नेल को इंसर्ट कर दो इसमें। आयरन नेल मतलब कील, ठीक है। 2 कीले इसमें इंसर्ट कर दो ऐसे, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, ये आपको जिस तरह के मैंने बना के दिखाया, ठीक है। कंप्लीट द सर्किट बाय यूजिंग अ बल्ब, स्विच एंड अ 6 वोल्ट बैटरी। अब ये जो आपका सर्किट है ना, एक सर्किट आपको तैयार करना है बाय यूजिंग अ स्विच एंड बैटरी एंड अ बल्ब, ठीक है। ये मेरा स्विच हो गया और ये मैंने अपना लगा दिया बल्ब, ठीक है। बल्ब ना, बल्ब का ऐसा साइन होता है। और आपका क्या लगाना है मुझे, देखो बैटरी हो, स्विच हो गया, आपका बल्ब हो गया और आपकी बैटरी रह रही है, तो मैं बैटरी भी लगा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से देखो मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा आपका करंट दौड़ना लग जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेकंड में भी आपको सर्किट कंप्लीट करना है, तो कर लो फटाफट से। देखो ये मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर मैं बैटरी लगा देता हूँ, ये मैंने बल्ब लगा दिया, ये मैंने स्विच लगा दिया, ठीक है। चलिए और इसको ऑन कर दिया। फिलहाल ये बंद है, मैंने इसका साइन, ये डॉट अगर बीच में डॉट लग जाती है ना, इसका मतलब होता है कि स्विच ऑन हो गया, ठीक है। और अगर ऐसे है तो स्विच ऑफ है। चलिए, टेक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl इन 1 बीकर। एक ना एक्वस सॉल्यूशन लेना है आपको HCl का 1 बीकर में और आपका ग्लूकोज का अनदर बीकर में। HCl का इसमें ले लेते हैं, चलो देखो HCl का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी मिला हुआ, ठीक है। मैंने एक मग्गा लिया छोटा सा, उसमें मैंने थोड़ा सा HCl डाला, थोड़ा सा पानी डाल दिया और उसको मिक्स कर दिया, तो वो बन गया आपका एक्वस सॉल्यूशन। अब मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया और मैंने इसमें भर दिया HCl का, ठीक है, ऐसे देखो पूरे में मैंने भर दिया, ठीक है। और इसमें मैंने ग्लूकोज का भर दिया, ग्लूकोज। ग्लूकोज समझ रहे हो ना क्या, देखो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, ये आपका होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। ये रहा, ठीक है, दिख गया ना। चलिए ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। अब क्या करना है आपको, जैसे ही अब आप स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन द करंट, स्विच ऑन द करंट, वी विल ऑब्जर्व, हमें दिखेगा जो HCl वाला सॉल्यूशन है ना, उसका जो बल्ब था ये तो ग्लो करने लगा, ठीक है, ये आपका ग्लो करने लगा। बट जैसे ही हम इसका स्विच ऑन कर रहे हैं ना, जिसमें ग्लूकोज था, वो आपका बल्ब ग्लो ही नहीं हुआ, मतलब जला ही नहीं, ठीक है। तो आपका इसका रिजल्ट पड़ता है, देखो समझ गए ना क्या करना है। 2 बीकर लेने हैं, रबर कॉर्क लगानी है, उसमें आपको आयरन नेल लगानी है, फिर आपको सर्किट कंप्लीट करना है, HCl का एक्वस सॉल्यूशन डालना है, इसमें ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन डालना है, स्विच ऑन करो। आपका HCl वाला तो जल गया बट आपका ग्लूकोज वाला नहीं जला। अब इसका हम रिजल्ट पढ़ते हैं, ये हुआ क्या। तो रिजल्ट देखो क्या कहता है, ग्लूकोज डज नॉट एसोसिएटेड टू H प्लस आयन, ठीक है। अरे यार यहाँ पर आयरन लिखा गया है, सॉरी, यहाँ पर आयन आएगा, ठीक है। ग्लूकोज डज नॉट डिसोसिएटेड, यहाँ पर एसोसिएटेड की जगह डिसोसिएट आएगा, ठीक है। ग्लूकोज डज नॉट डिसोसिएट मतलब ग्लूकोज जो है उसने H प्लस आयन को डिसोसिएट नहीं करे, ठीक है, वो जुड़ा रहा अपने आयन के साथ। एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और इसलिए उसने कंडक्ट नहीं करी इलेक्ट्रिसिटी को, बिकॉज जब वो H प्लस आयन को डिसोसिएट करता मतलब छोड़ता, तोड़ता अपने H प्लस आयन को, तभी तो यार वो फ्री आयंस फ्री होते और तभी तो वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को अपने ऊपर बिठाते और सैर कराते। बट वो जब फ्री नहीं हुए तो वो कैसे सैर कराएंगे। एंड वेयर एज HCl डिसोसिएट, अब जो HCl था उसने डिसोसिएट कर दिया। ये ना सही बताऊं ना, ये जो रिजल्ट आपको जो फॉर्म है लिखने की वो थोड़ी इनकम्प्लीट है। और ये क्यों इनकम्प्लीट है, बिकॉज ये अभी आपके कोर्स में ही नहीं है, एक्टिविटी है कोर्स में, बट ये जो बताने का तरीका है ना, ये थोड़ा हाई लेवल का अगर आपको पता चल जाता तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता। निश्चय देखो जिस तरीके से ये ना ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इसमें देखो ओ तो एच तो कहीं पे कभी भी खाली नहीं है, OH ही है हर जगह, ठीक है। दैट्स वाई, चलो ज़्यादा ध्यान न दो, खाली ये पढ़ लो कि ग्लूकोज अपना H प्लस आयन को डिसोसिएट नहीं करता और HCl कर देता है, ठीक है। इसलिए जो कर देता है वो अपना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देता है। अब हमें पढ़नी है एक्टिविटी नंबर 2। क्यों पढ़नी है, एसिड शोज एसिडिक बिहेवियर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। इसके लिए हमें दूसरी एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना होगा, आपको एक लेनी है, टेक 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। मतलब एक टेस्ट ट्यूब का तो हमें काम पड़ेगा, तो ये रही आपकी टेस्ट ट्यूब, ठीक है। काफ़ी बड़ी टेस्ट ट्यूब ले ली मैंने। इसमें आपको 1 ग्राम सॉलिड NaCl, मतलब एक ना NaCl के सॉलिड बॉल्स, ठीक है, NaCl के, इस तरीके से आपको मेंशन भी करना है कि NaCl के सॉलिड बॉल्स आपको ले लेना है, 1 ग्राम होना चाहिए, ठीक है, 1 ग्राम, 1 ग्राम। और ये जो आपकी टेस्ट ट्यूब है एकदम क्लीन और ड्राई होनी चाहिए, ड्राई का मतलब सूखी हुई, ठीक है। ऐड कंसनट्रेटेड H2SO4, H2SO4 आपको कंसनट्रेटेड इसमें डाल देना है, ठीक है, H2SO4, H2
SO4 इसमें डाल दिया आपने। अब जो आपका मतलब ये देखो रिएक्शन हो रही है अब अच्छी खासी यहाँ, ठीक है। H2SO4 प्लस NaCl, ठीक है। ये आपने सॉल्ट और एसिड आपको मिक्स कर दिया, ठीक है। जैसे ही आपने इसको मिक्स करा, इसमें क्या हुआ, फिक्स अ रबर कॉर्क। अब आपको एक रबर कॉर्क इस तरीके से, अब मैं एरो मिटा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ना रबर कॉर्क एक ऐसे फिक्स कर देनी है, ठीक है। फिक्स अ रबर कॉर्क विद अ स्मॉल डिलीवरी ट्यूब ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। मतलब एक डिलीवरी ट्यूब मतलब ऐसे होती है, ठीक है। डिलीवरी ट्यूब मतलब जो डिलीवर कर सके, ये इस तरीके से एक ट्यूब ऐसी फिक्स कर देनी है इसमें टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। पहले मैंने क्या करा, 1 ग्राम NaCl की सॉलिड बॉल्स ली, फिर उसमें H2SO4 डाला, फिर मैंने रबर कॉर्क लगा दी विद अ डिलीवरी ट्यूब, ठीक है, विद अ स्मॉल डिलीवरी ट्यूब ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। कॉन्क H2SO4, अब ये जो कंसेंट कॉन्क का मतलब ना कंसनट्रेटेड होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, ठीक है। कंसनट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट विद NaCl, NaCl से रिएक्ट करता है, एंड ड्राई HCl गैस इज फॉर्म्ड, मतलब एक सूखी हुई गैस बनती है, ठीक है। ऐसे गैस बन जाती है यहाँ पर काफी सारी ऐसे। कौन सी गैस होती है ये, HCl गैस, ठीक है। HCl गैस बनती है जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो आपकी HCl गैस बनती है सूखी हुई, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। हाँ, तो HCl गैस आपकी बनी। अब जो हमने पाइप लगाया था इसमें से वो HCl गैस ऐसे बाहर आएगी, भाई पाइप है नैरो पाइप, तो इसमें से बाहर आएगी। अब आपको क्या करना है, पास दिस गैस ओवर अ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। अब आपको ना एक लिटमस पेपर लेना है, लिटमस पेपर जो कि है ब्लू, ठीक है। और ये कैसा है, सूखा हुआ है ये। ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लो और ना इस पे वो गैस पास करो, मतलब यहाँ से दो गैस बन रही है, यहाँ पर रख दो इस लिटमस पेपर को, और जैसे जैसे गैस इस पे छुएगी तो क्या चेंज होता है देखते हैं। देयर इज नो चेंज, ठीक है, कलर ही नहीं चेंज हुआ। अब भाई ये तो एसिडिक, देखो एसिडिक वो है ना इसकी जो आपकी गैस है, ये कैसी एसिडिक, HCl क्या होता है, एसिडिक गैस होती है। को मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ ऐसे, ठीक है, एसिडिक गैस होती है। तो ये तो कलर चेंज ही नहीं हो रहा, देखो लिटमस पेपर का ये ब्लू है, इसका ना रेड हो जाना चाहिए था, बट ये हो ही नहीं रहा। अब हमने क्या करा, पास दिस गैस, अब हमने इसको हटा दिया, ठीक है, ये हटा नहीं दिया, इसको ही रखा हमने। पास दिस गैस ओवर मोइस्ट लिटमस पेपर। अब इसको ड्राई था ना ये, हमने इसे पानी में भिगो के लाए, ठीक है, पानी में भिगो के लाए लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को। अब हमने इस पे पास करी तो ये क्या हुआ भैया जी, इसमें चेंज दिखाई दिया, ये ब्लू कलर का ना रेड कलर का हो गया, ठीक है। ये ब्लू कलर का कैसा हो गया, रेड कलर का। तो इट मीन्स आपका एसिड था भाई, सूखा हुआ था तो नहीं चेंज हुआ, मतलब जब हम गीला करके लाए तो अपना रिएक्ट करके इसको इसने रेड कर दिया, दैट्स वाई। आपका अब रिजल्ट पढ़ लेते हैं, चलो। अब हमें पढ़ना है अपना रिजल्ट, देखो क्या है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एसिड डिसोसिएट इनटू आयंस। जो आपका एसिड होता है वो डिसोसिएट हो जाता है आयंस पे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर के। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि जैसे ये वाटर में एसिड को ऐड करते हैं तो आपका एसिड जो होता है वो डिसोसिएट होता है आयंस में, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, चेंज इन द कलर ब्लू लिटमस टू रेड। ये आपको पता है एसिड जैसे ही आप लिटमस पेपर पे टच करते हो तो आपका ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इफ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड। अगर आपका जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा ह्यूमिड है, मतलब ओसीला है, ठीक है, जिस तरह सर्दियों में यार ओस वगैरह होती है ना, इस तरीके का क्लाइमेट है, तो यूज गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई अ गैस, ठीक है। मतलब अगर आपकी गैस मॉइस्ट ही रही तो आप इसका कैल्शियम क्लोराइड का यूज कर सकते हो अपनी क्या कहते हैं गैस को ड्राई करने के लिए। अब हमें पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एसिड और बेस की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसे इंडिकेट करना कि कैसे हम पता लगाएंगे ये है क्या। अब हम पढ़ना है, अब हम पता लगाना सीखेंगे उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। इन 1909 सेरेंसन डिजाइंड अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन। एक सेरेंसन नाम का आदमी था, ये बराबर में देखो स्मार्ट सा, ठीक है। 1909 में इन्होंने एक स्केल मेजर मतलब डिस्कवर किया फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए इन अ सॉल्यूशन, एंड हेल्प इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। अब यार आपके पास स्केल इन्होंने ऐसा बनाया जो हमें बताता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस की, ठीक है। कौन से सन में, 1909 में। द पी इन पीएच, इन्होंने एक पीएच स्केल बनाया था ना, तो उसमें जो पी है ना, पी वो किसके लिए स्टैंड करता है, फॉर पोटेंस, ठीक है। उसका क्या मतलब होता है, पोटेंस। इन जर्मन मीनिंग पावर, उसका जर्मनी में मीनिंग है पावर। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, ऑन पीएच स्केल। जो आपका पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम, हम मेजर करते हैं पीएच फ्रॉम 0 to
14, ठीक है। 0 से 14 तक उसमें पीएच स्केल में आपके नंबर्स होते हैं। 0 क्या होता है, वेरी एसिडिक, और आपका वेरी अल्कलाइन होता है, मतलब वेरी बेसिक होता है 14 तक, ठीक है। तो द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, जो आपका पीएच होगा ना सॉल्यूशन का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और H3O पॉजिटिव आयन के। इसका क्या मतलब, मान लो आपने किसी सॉल्यूशन की पीएच निकाली, उसमें जितना ज़्यादा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी उतना ही उसका पीएच क्या होगा, कम होगा। ये बात चलो हम टेबल से समझेंगे अभी पीएच स्केल को समझ के, ठीक है। मान लो किसी का पीएच बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो उसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। देखो जितना ज़्यादा पीएच होगा, मतलब 7, 8, 9, 10, जैसे जैसे ज़्यादा होता जाएगा आपका एसिडिक कम होता जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी समझेंगे आगे हम और अच्छे से, ठीक है। चलिए देखो, ये आपका पीएच स्केल था, ठीक है। इसमें ना आपके 14 कलर्स होते हैं, ठीक है, 14 कलर्स होते हैं। अगर आपने कोई एक एसिडिक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, कोई भी एक सॉल्यूशन लिया, उसको आपने 5th कलर पे, मतलब किसी भी उसमें सॉल्यूशन में डिप किया, ठीक है। तो अगर उसका कलर, फिर ये ना सारे कलर्स हैं, ठीक है, अलग अलग डब्बों के अलग अलग कलर्स हैं। ये आपको पीएच स्केल पिछली स्लाइड में आपको दिख गया होगा, ठीक है। तो आपका 7 पे क्या होता है, अगर 7th का जो कलर है ना, यहाँ पर 7th का मान लो ऑरेंज कलर है, तो अगर उसने ऑरेंज कलर दिखाया तो वो कैसा है, न्यूट्रल। अगर वो 8, 9, 10, 11 इनमें से कोई दिखाता है तो वो बेसिक है। बेसिक देखो कैसे है, 8 वाला कम, 9 वाला 10, 9 वाला उससे ज़्यादा, 10 वाला उससे ज़्यादा, 11 वाला उससे ज़्यादा। मतलब जैसे जैसे कलर उसमें उधर की तरफ जाते रहेंगे, आपका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो आपकी बढ़ती जाएगी। और आपका इधर जिस तरह जीरो की तरफ जाते रहोगे तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी, ठीक है। इधर वाले सारे एसिड, इधर वाला ये बीच वाला न्यूट्रल, और आपका ये क्या है, बेसिक। अब मैंने ये बात समझानी थी कि पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/H के। अच्छा ये मुझे बताओ, H प्लस आयन क्या होता है, एसिडिक मीडियम, एसिड छोड़ते हैं H प्लस आयन, डिसोसिएट करते हैं, ठीक है। और ये भी आपका एसिड ही होता है, ठीक है, ये भी आपका एसिड ही होता है। तो आपका क्या कह रहा है, ये पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एसिड के, H प्लस आयन के। तो मतलब जितने ज़्यादा H प्लस आयन होंगे उतना पीएच आपका कम होगा। अब मुझे एक बात बताना, जितने ज़्यादा H प्लस आयन होंगे उतना तगड़ा एसिड होगा, और उतना तगड़ा एसिड होगा तो वो इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। सबसे तगड़ा एसिड क्या है, 0। अब देखो पीएच स्केल क्या कहता है, 0। देखो पीएच स्केल 14 तक सबसे ज़्यादा है। अब पीएच स्केल आपका घट नहीं रहा, जितना ज़्यादा आपका H प्लस आयन होता जाएगा उतना ये इधर जाता रहेगा, इधर जाता रहेगा, बिकॉज एसिड तो इधर जा रहे हैं ना, इधर मूव करते हुए बढ़ रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जितना ज़्यादा ये कम होगा, H प्लस जितना कम होगा तो मतलब उतना बेसिक होता जाएगा। H प्लस कम तो एसिडिक कम, ठीक है, एसिडिक कम मतलब बेसिक ज़्यादा, तो मतलब ये इधर की तरफ जाता रहेगा, ठीक है। अब आपको ये दो रिलेशन पता चल गई ना। चलिए ये था आपका पीएच स्केल। इसका मैं अगली स्लाइड्स में दिखा देता हूँ ये कैसे है। इसके कलर होते हैं, ठीक है, कलर होते हैं, इनसे हमें पता चलता है। तो समझ में आ गई ना रिलेशन। अब देखो ये है आपकी पीएच स्केल, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। और ये आपके कलर्स हैं, अभी कलर का नेम भी आएगा आगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन पीएच इज 0, पता चल गया, ठीक है, क्योंकि 7 पे 0 होता है पीएच, ठीक है, वो आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। सेकंड पे फॉर एसिडिक सॉल्यूशन पीएच इज लेस देन 7, पीएच आपका कम होगा 7 से फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और फॉर बेसिक सॉल्यूशन आपको ग्रेटर देन होगा 7 से, ठीक है। चलिए अब आपका आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक डाइस, ये एक मिक्सचर है ऑर्गेनिक डाइस का, ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है। ये सारे आपके नंबर ऑफ इंडिकेटर्स मैंने आपको दे दिए, ठीक है। इस शॉर्ट डिफरेंट कलर्स है, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये कुछ नहीं है, पीएच स्केल ही है, बिकॉज ये यूनिवर्सल है, दैट्स वाई ये आपको अलग से बताया जा रहा है, ठीक है। और ये आपके बराबर में जो टेबल है ना, ये उसके कलर्स हैं, ठीक है। 0 पे क्या होगा, डार्क रेड, 1 पे रेड, 2 पे भी रेड, 3 पे ऑरेंज रेड, समझ रहे हो ना। जैसे जैसे आपका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, देखो कलर ना हल्का होता जा रहा है, ठीक है, लाइट कलर होता जा रहा है। तो ये आपकी टेबल है और ये आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है। अब आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं, इनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना, इसमें से क्वेश्चंस 100% बने हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी प्राणी हैं हमारे जीवित प्राणी, दे वर्क इन द पीएच रेंज, वो पीएच रेंज होती है उनके बीच की 7.0 to 7.8, ठीक है। इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो पानी में जीते हैं ना जानवर वगैरह, उनका जो सर्वाइवल ऑफ एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बिकम डिफिकल्ट, उनका जो सर्वाइवल है ना यार, उनका जीने के लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे एसिड रेन सुनी होगी आपने, ठीक है, क्योंकि जब एसिड रेन होती है वो क्या पे होगी भाई, वो रिवर्स में भी तो गिरेगी, विच लोअर द, वो ना लोअर कर देता है, मतलब वो जो पीएच है ना रिवर का वो कम कर देगा, बिकॉज एसिडिक गिर रहा है, ठीक है, 5.6 पे कम कर देगा। दैट्स वाई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को दिक्कत होती है पानी में। आपका सेकंड पॉइंट है, इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोज इन न्यूट्रल सॉइल, जो आपके प्लांट पौधे होते हैं वो न्यूट्रल सॉइल पे ग्रोन होते हैं, विच इज नाइदर एसिडिक नॉर एल्कलाइन, ठीक है।
अब आपका थर्ड पॉइंट, ये वैसे लाइफ प्रोसेस पे बेस्ड है बट ये इस चैप्टर में है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इन आर स्टमक, उसमें जो स्टमक होता है ना उसमें HCl निकलता है जो हमारे फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करता है, ठीक है, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हम इसको पढ़ते हैं, एसिड हेल्प इन HCl एसिड हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल, ठीक है, फूड पार्टिकल तोड़ने में काम आता है, विच हार्मिंग विदाउट हार्मिंग द स्टमक, और कोई हार्म नहीं करता हमारे स्टमक को। कहीं आप सोचो एसिड है तो हार्म करेगा, ठीक है। बट टू मच एसिड कॉज पेन, अगर ज़्यादा एसिड सिक्रीट हो जाता है, ज़्यादा एसिड निकल जाता है तो वो पेन कॉज करता है, ठीक है, हमारे स्टमक में दर्द होने लगता है, एंड इरिटेशन, दिस लेड टू द एसिडिटी। कभी कभी आपने सुना होगा कि एसिडिटी होगी भाई ये खा के, तो वो इस वजह से होती है क्योंकि ज़्यादा HCl हम सिक्रीट कर देते हैं, ठीक है। इट कैन क्योर्ड बाय यूजिंग एंटासिड टैबलेट, हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं कैसे, एंटासिड की टैबलेट लेके जिसमें होता है मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बेस होता है, बेसिक होता है नेचर में एंटासिड की टैबलेट, दैट्स वाई वो सारा का सारा एसिडिक हो जा, एसिडिक जो उसका सिक्रीट हुआ रहता है एसिड, उसको वो एक्सिस में अपना न्यूट्रलाइज कर देती है। फोर्थ पॉइंट, पीएच ऑफ यूरिन एंड ब्लड इज यूज टू डिग्नोज वेरियस डिसीजेस। आपका आपने कभी ध्यान दिया हो तो यूरिन और ब्लड के आपको पीएच देने पड़ते हैं, डॉक्टर वगैरह मांग लेते हैं, उससे भी कई सारे डिजीजेस का पता लगाया जाता है। डोंट वरी, जैसे ही आप 11th-12th में कदम रखोगे आपसे भी ये सब क्या कहते हैं प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। तो अगर आप बायो वाले हो तो जय बायो वालों की। अब आता है आपका फिफ्थ पॉइंट, ये क्या कहता है, इन कॉजिंग टूथ डिके, ठीक है, जब आपका टूथ कभी खराब होने लगते हैं यार, दांत कभी खराब होने लगते हैं, व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लेस लोअर देन 5.5, जब आपका पीएच माउथ का कम हो जाता है 5.5 से, द टूथ डिके स्टार्ट, तो दांत आपके सड़ने शुरू हो जाते हैं। एट लोअर पीएच, जो कम पीएच जब हो जाता है, टूथ इनेमल, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का, ठीक है, जो आपके टूथ इनेमल होता है ना वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत सब्सटेंस आपकी पूरी पूरी बॉडी में, विच इज़ मेड अप ऑफ, वो बने रहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, ये गेट इरोडेड, वो ना सड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, जो आपके माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूस एसिड, वो ना एक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं बाय डिसेइंग, सड़ा के शुगर और फूड पार्टिकल्स को, ठीक है, विच रिमेन्स इन द माउथ आफ्टर एवरी मील। अब सबकी आदत नहीं होती खाना खाने के बाद मुंह धोने की, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रेमेडी। टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग टू मेथड, ठीक है, दो मेथड हम यूज करके अपने टूथ डिके को रोक सकते हैं। कैसे? फर्स्ट पॉइंट है आपका क्लीनिंग माउथ आफ्टर एवरी मील, जब भी आप कुछ भी खाते हो, एक टॉफी भी खाते हो तो आपको अपना मुंह अपना धो लेना चाहिए, माउथ आपका धो लेना चाहिए विद सलाइन वाटर, ठीक है, नमक के पानी से। सेकेंड पॉइंट, यूज टूथपेस्ट यूज करो विच आर मोस्टली बेसिक, जो सबसे ज्यादा बेसिक हो, ठीक है, विच कैन न्यूट्रलाइज द एक्सिस एसिड, जितना भी आपके मुंह में एसिड होगा वो सारा सारा न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमारा टॉपिक है सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है ये हमें पढ़ना है। सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। अच्छा ठीक है, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे तो आपको पता होगा एक हमने रिएक्शन पढ़ी थी जिसका नाम था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसमें हम क्या करते थे, एक एसिड और बेस को रिएक्ट कराते थे और हमें मिल जाता था सॉल्ट प्लस वाटर। तो वो जो सॉल्ट प्लस वाटर मिला ना, वो जो सॉल्ट मिला था वो आज हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो वो सॉल्ट कैसे मिला था हमें, जब एसिड और बेस रिएक्ट करे थे। तो यही होता है आपका सॉल्ट। द इंटरसेक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर टू गिव एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। मतलब जब कभी भी हम पानी और सॉल्ट को मिक्स करते हैं वो हमें क्या देता है, या तो हमें एसिडिक या फिर बेसिक या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन देता है। इसी चीज को, इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। सॉल्ट में पानी मिलाने को कह देते हैं हम सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड, अब मैंने क्या कहा, या तो वो एसिडिक होगा या फिर वो बेसिक होगा या फिर वो न्यूट्रल होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आफ्टर द सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अब ये जो आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है ना, ये आपका एग्जाम्पल नहीं है, ये खाली न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन का एक मैंने आपको डायग्राम टाइप दे दिया। अब आते हैं आपके सामने एग्जाम्पल्स। तो मैंने क्या कहा था, जब भी आप नमक में पानी मिलाओगे तो आपको या तो उसका मीडियम कैसे कैसे मिल सकता है, या फिर वो एसिडिक बनेगा या फिर वो बेसिक बनेगा या फिर वो न्यूट्रल बनेगा। पर हम पता कैसे लगाएंगे, वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ सॉल्ट पे, ठीक है। कैसे नमक में आप पानी मिला रहे हो तो वो कैसे कैसे हो सकते हैं, उसके एग्जांपल्स नीचे ये देखो 3 गिवन है ABC। पहला क्या है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका सॉल्ट, और स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल, ठीक है। अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा एग्जाम्पल NaCl, ठीक है। चलिए बी,
सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जो आपका सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, वो कैसा होगा, वो होगा एसिडिक। जब कभी भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाओगे और वीक बेस मिलाओगे तो आपको कैसा मिलेगा, सॉल्ट एसिडिक, ठीक है। सी पार्ट है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, जब आप स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को मिलाएंगे तब आपको मिलेगा एक बेसिक सॉल्ट, ठीक है। उसका क्या होगा, बेसिक होगा वो, ठीक है। ये आपके सामने एग्जांपल थे। NaCl को ये कैसे मिला, हमें NaOH और HCl को प्लस करा, ये फालतू की बातें हैं, ठीक है। इनको आप नोट कर लेना, पता होना चाहिए। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि हमें पढ़ने थे 5 टाइप के सॉल्ट्स, तो ठीक है, ये दम रखते हैं इस टॉपिक में, सॉल्ट टॉपिक में। ये 5 सॉल्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले सॉल्ट का नाम है आपका कास्टिक सोडा। ये क्या होता है, सबसे पहले हमें देखो कैसे पढ़ना है इन 5 सॉल्ट को। सबसे पहले हमको केमिकल नेम पढ़ना है, फिर केमिकल फॉर्मूला क्या होता है उसका, फिर हमें लैब प्रिपरेशन मतलब उसको बनाते कैसे हैं, ठीक है, फिर उसके यूजेस पढ़ने हैं। 4-5 सॉल्ट में हमें यही चीजें पढ़नी है लगातार, ठीक है। चलिए, कास्टिक सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। एक बात का ध्यान रखना, NaOH बहुत यूज होता है, ठीक है। और इसको कहते क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों कहते हैं, देखो इसमें एक तो OH है और एक आपका Na है। Na क्या हो गया, सोडियम, OH क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड, तो मिला के हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बनता कैसे है, लैब प्रिपरेशन क्या है इसकी, देखो। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ओवर कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एंड सोडियम क्लोराइड, मतलब कंसंट्रेटेड का मतलब उसमें हल्का सा भी पानी नहीं मिला होता सोडियम क्लोराइड में। जब कभी भी हम सोडियम क्लोराइड में बिजली को पास करते हैं, ठीक है, बिजली को जैसे ही पास करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है टू फॉर्म NaOH, ठीक है। तब क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि होता है बेसिक, ठीक है। एल्कली का मतलब बेसिक होता है, ठीक है। एंड क्लोरीन गैस, और बनती है आपके पास क्लोरीन गैस। दैट इज वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोरो एल्कली प्रोसेस। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूं कि क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्या होता है, तो आपको यही लिखना है, जब कभी हम बिजली पास करते हैं NaCl में तो वो डिकम्पोज हो जाता है NaOH देने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, हाइड्रोजन गैस और Cl2 गैस। देखो पूरा प्रोसेस कैसे होता है। ये मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, इसमें मैंने एक सॉल्ट डाला, सॉल्ट ध्यान से सुनना, सॉल्ट डाला मैंने NaCl, एक बारी और लिख देता हूं NaCl, ठीक है। NaCl मैंने लिया, ये कैसा था, ठंडा था, एकदम ठंडा, ठीक है, कोल्ड। और इस कैसा था, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब इसमें जो H2O था प्लस H2O जो इसमें था वो बहुत ज्यादा कम था, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसमें 2 रोड्स लगा दी, उसको मैंने बैटरी से और स्विच से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, स्विच ऑन का साइन ये होता है, ठीक है। जैसे मैंने स्विच ऑन किया, इसमें बिजली दौड़ गई। बिजली दौड़ने के बाद आपको क्या मिलता है, ये बनता है आपका NaOH, ठीक है। NaOH आपको बना और आपकी गैसेस बनी, गैसेस, ठीक है। गैसेस कैसी बनी, Cl2 और हाइड्रोजन गैस, ये आपकी 2 गैसेस बनी। तो ये थी आपकी पूरी पूरी रिएक्शन। अब देखो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो मैं एरो पे लिख दूंगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं रिएक्शन करके बता रहा हूँ आपको, तो रिएक्शन समझ लेना ध्यान से। NaCl में और वाटर था, ठीक है, उसमें हमने क्या पास कर दी, इलेक्ट्रिसिटी। एरो के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लिखना, फिर आपको क्या मिला, NaOH, आपको मिला NaOH, ठीक है, प्लस Cl2 गैस, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ये सारा सामान हमें मिला, ये सारी रिएक्शन थी। तो ये समझ आ गया, अब पढ़ते हैं अपनी रिएक्शन। तो देखो रिएक्शन में क्या है, NaCl का मतलब होता है कास्टिक, वही सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जैसे हमने उसमें वाटर ऐड किया था और हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की थी, तो हमें मिला था सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और अपनी Cl2 गैस। अब हम पढ़ते हैं इसके यूजेस में आपको क्या बताना है कि आपका सोडियम, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना ना, ये क्या काम आता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बनी है, क्लोरीन गैस बनी है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो चलिए अब देखते हैं। अब देखो, इट इज यूज्ड इन मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट। कॉस्टिक सोडा को आप सोप और डिटर्जेंट में बनाने में यूज कर सकते हो, ठीक है। जो आपके घर में डिटर्जेंट वगैरह आते होंगे ना, टाइड, उसके घड़ी वगैरह के जितने भी, इसमें सब में हमें यूज करना पड़ता है कास्टिक सोडा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री। इट इज यूज्ड मतलब ये काम आता है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वही कपड़ों की इंडस्ट्री, ठीक है, और पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। थर्ड पॉइंट है, हाइड्रोजन गैस जो आपकी बनी थी वो काम आती है रॉकेट फ्यूल में, ठीक है। जैसे ये रॉकेट वगैरह उड़ते हैं ना, इसमें आपको जो फ्यूल लगता है, जिस तरह यार बाइकों में तो पेट्रोल लग रहा, वहां पर लगता है हाइड्रोजन गैस। हम ना हाइड्रोजन गैस को कुछ प्रोसेस करके स्टोर भी कर सकते हैं और उसे हम यूज करते हैं एज अ रॉकेट फ्यूल के लिए। फोर्थ पॉइंट है, क्लोरीन गैस फॉर्म्ड। जो आपकी क्लोरीन गैस फॉर्म पड़ी थी ना, इसको आपको पता भी होगा अगर आप स्विमिंग करने जाते होंगे, तो स्विमिंग में ना, स्विमिंग का जो वाटर होता है उसमें हमें क्लोरीन गैस को पास करना पड़ता है। वो आपका क्या करता है, उसे डिसइंफेक्ट करता है, मतलब उसे साफ करता है पानी को, इसलिए हमें क्लोरीन गैस की भी वहां पर यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ यूजेस, इनको आप याद कर लेना, आए में पेपर में कई बारी। अब आता है हमारा सेकंड सॉल्ट, जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ये नहीं होता वो ब्लीच जो करते हो ना, वो नहीं है ये, ठीक है।
चलिए, इसका केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम है। केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका? CaOCl2। देखो, Ca क्या होगा? कैल्शियम, O क्या होगा? ऑक्सी, Cl2 क्या होगा? क्लोराइड। ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। लैब प्रिपरेशन क्या होती है इसकी? कैसे ये बनता है? इट इज प्रिपेयर्ड, ये बनता है क्लोरीन गैस को पास करने थे ओवर अ स्लेक्ड लाइम। अब भैया, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन, तो उसमें आपको पता होगा कि स्लेक्ड लाइम क्या होता है। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस ही स्लेक्ड लाइम होता है। जैसे ही हम स्लेक्ड लाइम में क्लोरीन गैस कह रहा हूं, वो जब पास करते हैं ना, तो हमें मिलता है आपका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और मिलता है वाटर। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और वाटर, ये हमें मिलता है प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब इसके यूजेस क्या है? इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब देखो भैया, ब्लीचिंग पाउडर है तो ये ब्लीचिंग इंडस्ट्री में ही यूज होगा, हर जगह ब्लीचिंग करने के लिए। ब्लीचिंग क्या है? देखो, जो जितने भी आप पैंट्स वगैरह पहनते हो, उसमें जो एक शाइनी टाइप रहता है ना, शाइनी सरफेस, जो कि धोने के बाद थोड़ा हल्का डल हो जाता है, तो इसलिए होता है क्योंकि इस पे ना ब्लीचिंग पाउडर लगाते हैं ये। ठीक है, तो इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल वही कपड़ों की इंडस्ट्री में। और सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग पेपर और वुड इन पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, वुड और पेपर को भी ब्लीच करने के लिए काम आता है। थर्ड पॉइंट है, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। ठीक है, लॉन्ड्री में भी काम आता है ब्लीच करने के लिए। इसकी एक बड़ी ही स्पेशल प्रॉपर्टी है ब्लीचिंग पाउडर की। क्या है वो? इट इज ऑल्सो रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ये ना डाइल्यूट एसिड होता है, मतलब डाइल्यूट का मतलब एसिड का मतलब होता है एसिड में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा जब हो जाती है ना, तो हम उस एसिड को क्या कहते हैं? डाइल्यूट एसिड। ठीक है, टू फॉर्म क्लोरीन गैस। हम ना इससे क्लोरीन गैस भी बना सकते हैं। कैसे? इसे हम डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराएं, जिस तरह नीचे रिएक्शन में देखो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपका था ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हमने रिएक्ट कराया एसिड से, H2SO4 से। ये कैसा है? डाइल्यूट। ठीक है, जैसे हमने कराया तो हमें मिला कैल्शियम सल्फेट और क्या मिला? वाटर, और आपका क्लोरीन गैस बनेगी। और वो जो क्लोरीन गैस बनी ना, उसको हम यूज कर सकते हैं डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में। जितने भी गवर्नमेंट के पानी के पाइप्स आते हैं ना, उसमें गवर्नमेंट क्या करती है? क्लोरीन गैस पास करती है, ताकि वो जो पानी होता है ना, वो साफ रहे। ठीक है, चलिए। थर्ड सॉल्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको पढ़ते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऐसा कोई हार्ड नेम नहीं है, इसको रट लो। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लिखते कैसे हैं? केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला। लैब प्रिपरेशन, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 गैस ओवर एमोनिकल ब्राइम। अब यहां पर ये बात आती है, एमोनिकल ब्राइम क्या होता है? रिएक्शन में देखो, NaCl H2O NH3, इन तीनों को जब कंबाइन कर देना, और एकदम ये ठंडे होने चाहिए, ठीक है, तब इसको पूरे को टोटल को कह देते हैं NaCl H2O NH3 को एमोनिकल ब्राइम। ठीक है, एमोनिकल ब्राइम इन तीनों का नाम होता है जब ये तीनों एक साथ हो। चलिए, जैसे ही हम एमोनिकल ब्राइम में CO2 गैस पास करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और आपको मिलता है NH4Cl। ठीक है, NH4Cl। ये रिएक्शंस याद कर लेना। अगर आपने पेपर में ये लैब प्रिपरेशन ये सब लिख दिया ना, और आपने रिएक्शन नहीं लिखी, सीधा आपके 2 मार्क्स कटेंगे। रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। अब वो जो आपने बेकिंग सोडा पढ़ा, उसके जरा यूज भी पढ़ लो। अच्छा, आपको अपनी ना मम्मी से पूछना। ठीक है, पापा से क्या पूछोगे? चलो, जिसके पापा से पूछ सकते पापा से पूछना कि जब कभी भी हम छोले वगैरह बनाते हैं या फिर हम केक वगैरह बनाते हैं, तो उसमें हमें ना बेकिंग सोडा की नीड पड़ती है। अब वो क्यों पड़ती है? चलो, वही पढ़नी है हमें। इट इज, देखो, फर्स्ट पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं। इट इज यूज एज एन एंटासिड। देखो, अच्छा, बेकिंग सोडा जो होता है ना, वो बेसिक होता है। ठीक है, इट इज यूज एज एन एंटासिड। एंटासिड क्या? इन मेडिसिन की फॉर्म में, टू रिमूव एसिडिटी। इसका मतलब ये जो आपका बेकिंग सोडा है, वो कैसा है? आपका बेसिक है, बेस है, वो एसिड नहीं है, बेस है। ठीक है, तो बीइंग बेसिक इट न्यूट्रलाइज एक्स्ट्रा एसिड। एसिडिटी में क्या होता है यार? आपके पेट में ना HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है। ठीक है, HCl क्या? HCl आपके पेट में डाइजेस्ट करने के लिए आता है खाने को, और जब HCl की मात्रा ज्यादा सिक्रीट हो जाता है ना HCl, तो एसिडिटी होने लगती है। तो उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि आप एंटा एसिड की टैबलेट ले लो। और जैसे ही आप उस टैबलेट को खाते हो, आप वो सारा एसिड को आपको न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, एंड स्टमक एंड रिलीफ पेन, तो आपके रिलीफ देता है वो पेन में। सेकंड पॉइंट आता है मजेदार सा। इट इज यूज्ड इन मेकिंग केक्स। ये आपका केक और ब्रेड को स्पॉन्जी बनाने, सॉफ्ट और स्पॉन्जी, स्पॉन्जी मतलब गदगदादार, ठीक है, गद्दा टाइप, इसको बनाने के लिए काम आता है। क्यों? वाइल मेकिंग अ केक, जबकि हम केक्स और ब्रेड बनाते हैं, ठीक है, उसमें हमें ऐड करना पड़ता है बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड और बेकिंग सोडा हम ऐड करते हैं
टू एज एडिड टू बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर में हमें ऐड करना होता है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, जैसे आप बेकिंग मिक्सचर जैसे आपने जो मिक्सचर बनाया ना आपने, उसको जैसे हम हीट करते हैं तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो जाती है, ठीक है। अब जरा एक बात बताना, जितनी भी आप केक्स वगैरह खाते हो वो कैसे होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, और जैसे उसकी जो नीचे की ब्रेड होती है उसमें होल्स तरीके से होते हैं ना। अब वो होल क्यों होते हैं, कैसे बनते हैं, जैसे अब मैंने क्या कहा था, इसमें आपको क्या डालना होता है, टार्टरिक एसिड और बेकिंग सोडा, ठीक है, इज एडेड टू बेकिंग पाउडर। मैं क्या कह रहा हूँ यार, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर अलग चीज है। जब आप बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड को ऐड करते हो बेकिंग पाउडर में, तब आपका CO2 गैस बनती है। और वो जो CO2 गैस बनती है वो जब ऊपर उड़ती है ना, तो आपके जितना भी आपका जो मिक्सचर था उसके बीच में छेद करती हुई जाती है, ठीक है। दैट्स वाई आपका जो ब्रेड और ये होता है वो स्पॉन्जी बनते हैं। तरीके से नीचे देखो लिखा हुआ है, दिस गैस राइज, ये गैस ऊपर होती है, एंड मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो बस यही था आपका यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। अभी और है, भागो मत। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, जैसे आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो तो आपको एक बेस और आपका Na2CO3 भी बनता है, ठीक है, इज ऑल्सो फॉर्म्ड सो टू न्यूट्रलाइज इट बिटर टेस्ट। अब ये जो बेस बनाना है इसका कैसा टेस्ट, अच्छा मैंने बताया था बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर, तो आपका बिटर स्वाद आएगा केक में, तो उसके केक को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें टार्टरिक एसिड डालना पड़ रहा था, ठीक है, टार्टरिक एसिड हमने इसलिए डाला था। फोर्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, वो जो पाइप, जैसे कभी कहीं आग लग जाती है तो हम पाइप से मारते हैं ना जिसमें से झाग वगैरह निकलते हैं, तो वो होता है आपका एक्सटिंग्विशर, तो वो उसको बनाने में भी ये काम आता है, ठीक है, इट इज यूज्ड तो वो। अच्छा आपके ये जो क्या कहते हैं एक्सटिंग्विशर होता है ना, ये भी कई तरह के होते हैं, ठीक है, तो आपको पढ़ना है सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, इसको बनाने के लिए काम आता है। कैसे, सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो आता है, रीजन पढ़ते हैं अब, कंटेन बेकिंग सोडा, उसके अंदर क्या होता है बेकिंग सोडा और आपको सल्फ्यूरिक एसिड इन सेपरेट कंटेनर। ये होता है आपके सेपरेट कंटेनर, मतलब अलग अलग कंटेनर में ही होते हैं। अभी मैं ना फिगर दिखाऊंगा बाद में, उसमें देखना, रुको मैं चलो पहले फिगर ही दिखा देता हूँ। देखो क्या होता है, ये मान लो आपका एक फायर एक्सटिंग्विशर है, इसमें ना यहाँ पर तो भर के रखते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा भर के रखते हैं, और एक सेपरेट कंटेनर में H2SO4 भर के रखते हैं। जैसे ही हम ऊपर से नॉब को प्रेस करते हैं, ठीक है, ऐसे प्रेस करा, थोड़ा सा H2SO4 क्या होता है, ये जो डब्बी है ना ऐसे हो जाती है, ठीक है, इसमें से थोड़ा सा H2SO4 ऐसे गिरा, और जैसे ही गिरा H2SO4 और बेकिंग सोडा जब रिएक्ट करे तो इन्होंने बना दी क्या कहते हैं CO2 गैस, ठीक है, CO2 गैस। अब ये CO2 गैस क्या होगी, ये ऊपर उड़ेगी, और इतनी ज्यादा बनती है ना, क्योंकि यार ये जो आपका डब्बा है तो छोटा सा है और CO2 गैस बनी बहुत सारी, तो वो जो CO2 गैस होती है वो यहां से निकलकर ऐसे आती है बाहर, ठीक है, ऐसे, और ये जितनी भी आपकी फायर होती है और ये आपकी बुझ जाती है, ठीक है, तो ऐसे ये काम करता है, इंपॉर्टेंट है ये। पढ़ो रीजन देखो अब समझ में आएगा। सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, उसके अंदर बेकिंग सोडा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इन सेपरेट कंटेनर, अलग अलग कंटेनर में। जैसे हम नॉब को प्रेस करते हैं H2SO4 रिएक्ट कर जाता है बेकिंग सोडा से और बहुत सारी CO2 गैस बन जाती है, विच इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, मतलब आग को बुझाने के लिए काम आती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और वॉशिंग सोडा, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैसे पढ़ रहे थे, हम जो भी सॉल्ट पढ़ाएंगे सबसे पहले उसका केमिकल नेम, फिर उसका केमिकल फॉर्मूला, फिर उसकी लैब प्रिपरेशन, फिर उसके यूजेस और फिर उसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज आपको बताते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसको लिखोगे कैसे, केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होगा, CaSO4 हाफ H2O, देखो ऊपर लिखा होता हेमीहाइड्रेट, यहाँ पर हेमी का मतलब है हाफ, ठीक है, तो हाफ हाइड्रेट का मतलब हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ पर आधा मोलिक्यूल है वाटर का इसके कैल्शियम सल्फेट के साथ, और यही होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। लैब प्रिपरेशन में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाना सीखेंगे, कैसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को बना सकते हैं। तो ये कैसे बनता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम, बाद में बताऊंगा जिप्सम क्या होता है, ठीक है, जो कि मेनली फाउंड होता है, एक तरीके का ना सब्सटेंस होता है जो ज्यादातर पेरिस में हमें पाया जाता है, ठीक है। हम इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं, हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे एकदम पॉइंट टू पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हीट करना होता है, और जैसे आप उसको हीट करते रहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, थोड़ी देर बाद आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसकी रिएक्शन में देखो आपको क्या करना होता है, देखो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है ना, मैंने क्या कहा था आपको जिप्सम को हीट करना पड़ेगा, ठीक है, तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, ये तो आपका जिप्सम होता है, और नीचे जिप्सम की मैंने फोटो भी लगाई है, क्रिस्टल टाइप होता है, ठीक है, ये पेरिस में पाया जाता है, इसको हमें हीट करना है। ये जो ट्रायंगल है ना एरो के ऊपर, इसका मतलब होता है हीट का साइन होता है, ये सिंबल होता है, हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करना है, हमें मिलेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, और आपका मिलेगा
1/1/2 मतलब इसका क्या मतलब होता है 3/2 मतलब एक तरीके से एक मोलिक्यूल्स और दो मोलिक्यूल और एक आधा मोलिक्यूल, ठीक है, इतना मोलिक्यूल्स आपको वाटर का मिलेगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं इसके यूजेस। यार ये सबको ही पता होगा कि पीओपी कहाँ पर यूज होता है, ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, पीओपी तो है। जब कभी भी किसी के मकान्स वगैरह बनते हैं, जिस तरह आपने कभी घर बनाया हो, तो उसकी जो सीलिंग होती है, सीलिंग वो पीओपी से बनती है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन डेकोरेशन ऑफ सीलिंग ऑफ हाउसेज, इट इज यूज इन मेकिंग टॉयज एंड स्टैचूज, ठीक है। इससे खिलौने बनते हैं और स्टैचूज भी बनते हैं। जिस तरीके से बाहर जो स्टैचूज वगैरह होते हैं ना, वो भी पीओपी से ही बनते हैं। और आपका पीओपी कहाँ पर यूज होता है, हॉस्पिटल्स में। जब कभी भी किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है ना, तो उस पर प्लास्टर चलता है, तो वो प्लास्टर भी आपका पीओपी का ही होता है। अब आपको कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज पढ़नी है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, ठीक है। स्पेशल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। चलिए, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ पीओपी सॉरी जब कभी भी आप पीओपी बनाते हो, तो आप जब पीओपी कैसे बनाते थे, हम जिप्सम को हीट करके, और कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आपने हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ा दिया ना 100 डिग्री सेल्सियस से, तो आपका जो पीओपी बनने वाला था वो आपका खराब हो जाएगा। और कैसा पीओपी बनेगा, एकदम डेड, जो किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ पीओपी हीटिंग ऑफ जिप्सम शुड बी कंट्रोल्ड। जो हीटिंग हो रही है ना जिप्सम की, उसको कंट्रोल करके चलना है। बिकॉज इफ टेम्परेचर गोज अबव 100 डिग्री सेल्सियस, अगर आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा भी ज़्यादा होता है, देन डेड प्लास्टर इज फॉर्म, तब आपका मरा हुआ प्लास्टर बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, विच डज नॉट सेट लाइक पीओपी, वो पीओपी की तरह सेट ही नहीं होगा, ठीक है। अब सेट ही नहीं होगा तो कि वो काम का किसका, ठीक है। और ये नीचे रिएक्शंस है, रिएक्शन जरूर याद करते चलना सब चीज की, ठीक है। आपने क्या करा, इधर मैंने जिप्सम लिख दिया, ठीक है। इधर मैंने क्या करा, उसको अबव 100 डिग्री सेल्सियस, देखो एरो के ऊपर लिखा है, मैंने उसे अबव 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मैंने उसको हीट किया, तो हमें कैसा मिला, डेड प्लास्टर मिला, कैल्शियम सल्फेट मिला, और दो मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे ना, वो एकदम अलग हो गए। और आपका पीओपी क्या था, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर कैल्शियम सल्फेट के साथ ही जुड़ा होना चाहिए था। चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी आपकी आती है स्पेशल प्रॉपर्टी, कि जो आपका पीओपी होता है ना, उसे मॉइस्चर से आपको दूर रखना होता है। बिकॉज वो जैसे ही मॉइस्चर उसके पास आता है, मॉइस्चर में यार वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे ना पीओपी के, तो पीओपी ना अपने आप एकदम सेट हो जाएगा उसी जगह, मतलब कड़ा सा हो जाएगा, और वो किसी यूज का नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं जरा। पीओपी शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम मॉइस्चर, पीओपी को हमें मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए। बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर की प्रेजेंस में इट विल सेट लाइक इनटू हार्ड मास जिप्सम। हार्ड मास जिप्सम का मतलब वही, पीओपी एकदम कड़ा कड़ा सा पत्थर जैसा हो जाएगा, और वो किसी यूज का ही नहीं होगा, ठीक है। हमें तो पीओपी के स्टैचू वगैरह बनाने होते हैं, तो हम उसको अपनी तरीके से करेंगे, तो ये वहां पर खराब हो जाता है, ठीक है। विच इज ऑफ नो यूज, वो किसी यूज का नहीं रहता। ये इसकी रिएक्शन है नीचे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, ठीक है, ये पीओपी है, और इसको हमने मॉइस्चर में रख दिया, मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉइस्चर में आपको वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो जैसे ही इसके साथ रिएक्ट करा आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो आपको क्या बना, जिप्सम, हार्ड जिप्सम बन गया। तो देखो अब मैं सारी रिएक्शंस एक जगह लिख के आपको समझाता हूँ चलूंगा, एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था आपका जिप्सम, ठीक है, ये आपका जिप्सम था। जिप्सम को हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया था, ये आपका हीट का साइन है। तो आपको क्या बना था, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यहाँ पर हाफ का मतलब होता है हेमी, ठीक है। एक हाफ मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ, वाटर का हाफ मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ, और इसको हम क्या कहते थे, पीओपी, ठीक है। ये आपका पीओपी था। और ये क्या है भाई, ये समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। छोटी क्लासेस में हम ये ऐसे ऐसे कोई भी डिजिट देते थे, तो हम क्या करते थे, 2 1 जा 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस, 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 + 1 3/2, ठीक है। तो ये आपका 3/2 मॉलिक्यूल आपका प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब मैंने क्या कहा था, सेकंड आपका केस आया था कि जैसे ही आपने इसको 100 डिग्री सेल्सियस से अबव पे हीट कर दिया, मतलब यहाँ पर जो आपकी हीट थी वो अबव 100 डिग्री सेल्सियस हो गई गलती से, ठीक है। तो आपका कैसा वो बनेगा, आपका पीओपी जो था, ये बन रहा था ना, ये आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका बनेगा डेड पीओपी, ठीक है, डेड पीओपी। और ये कैसा होगा, ये आपका जो हाफ मॉलिक्यूल था ना, वो इसके साथ नहीं होगा, ये आपका बनेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O, ठीक है। ये आपका मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल। और ये कैसे प्लास्टर है, डेड प्लास्टर, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कि पीओपी को हमें मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए। क्यों दूर रखना चाहिए, बिकॉज जो आपको पीओपी बना था ना, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये जो बना था, अब जैसे आप इसको मॉइस्चर में रखोगे, तो मॉइस्चर में इतना वही, मॉइस्चर में वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो इससे रिएक्ट करेंगे और आपका जिप्स वो ही बना देंगे, ठीक है, डेड प्लास्टर ही बना देंगे।
H2S2O, ठीक है, ये आपका जिप्सम बना देंगे विच इज ऑफ नो यूज। अब ये जो आपका जिप्सम बना ये तो हार्ड हो गया, जैसे ही आप इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल जोड़े, यार ये प्लास्टर था इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ गया, मतलब गीला सा पेस्ट बन गया, और जैसे ही वो पेस्ट बना वो किसी यूज का ही नहीं रहा, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद सख्त हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये किसी यूज का नहीं रहा। तो ये था आपका पीओपी का पूरा पूरा फंडा, सारी सारी रिएक्शंस आपको याद करनी है। चलिए सेकंड सॉल्ट आता है जिसका नाम है वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब हम पढ़ना है वॉशिंग सोडा, ये आपका लास्ट सॉल्ट है, ठीक है। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यहाँ पर डेका का मतलब है 10 मॉलिक्यूल से जुड़े रहते हैं वाटर के, ठीक है। सोडियम का मतलब Na, ठीक है। कार्बोनेट का मतलब CO3। अब ये वैलेंसीज का कुछ चक्कर है, अगर आपको केमिकल फॉर्मूला मेकिंग आना आता होगा, केमिकल फॉर्मूला बनाना, तो आप बना लोगे। वैसे आप लर्न कर लो केमिकल फॉर्मूले को, Na2CO3.10H2O। यहाँ पर 10H2 इसलिए लेंगे बिकॉज ये डेकाहाइड्रेट है। इसकी लैब प्रिपरेशन कैसे होती है, मतलब हम इसको बना कैसे सकते हैं वॉशिंग सोडा को, अब हमें ये पढ़ना है। हीट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करना है। हीट जैसे ही आप करोगे आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और फिर उसमें आपको 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड करना पड़ेगा टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब देखते हैं इसकी रिएक्शन को। अब रिएक्शन देखो, मैंने लैब प्रिपरेशन में क्या कहा था, हीट करना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो दिख रहा है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मैंने हीट किया, एरो पे लिखा हुआ है हीट, ठीक है। हीट करते ही आपको क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट मिला, और आपको मिला CO2 गैस, और आपको वाटर मिला, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एक तो यार आपकी फर्स्ट इक्वेशन अलग है, फिर आपको जो 10 मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं ना उसकी एक अलग इक्वेशन है, उसमें है Na2CO3 प्लस H2O गिव्स Na2CO3 डॉट 10H2, मतलब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपको फिर से ऐड करने पड़ेंगे जब आपका बनेगा सोडियम कार्बोनेट। चलिए ठीक है, ये था आपका वॉशिंग सोडा। अब इसकी पढ़ते हैं यूजेस। अब इसके नाम में क्या है, वॉशिंग है, तो मतलब ये वॉशिंग के यूज तो जरूर आता होगा, तो चलिए पढ़ते हैं। इट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, जितने भी हार्ड वाटर रहता होते हैं ना उसको ये सॉफ्ट बनाने में यूज आता है। अब सॉफ्ट मतलब पानी छूने में कड़ा और सख्त तो होता नहीं, ये पीने का ठंडा होता है, ठीक है। आपके वाटर को आपका सॉफ्ट बनाने के लिए काम आता है। सेकंड चीज, इट इज यूज्ड इन लॉन्ड्री, ये फिर लॉन्ड्री में भी यूज होता है कपड़े धोने के लिए। थर्ड, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास सोप एंड पेपर, ये पेपर सोप और ग्लास को बनाने में भी यूज आता है। फोर्थ है, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। अब ये बोरेक्स क्या चीज होती है ये पढ़ते हैं। बोरेक्स इज अ व्हाइट पाउडर, ये एक व्हाइट पाउडर होता है, यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लास। ये जो जितने भी ग्लास वगैरह होते हैं ना इसमें बोरेक्स बनाने में यूज आता है ये। एंड एज एन एंटीसेप्टिक में भी इसको यूज करते हैं। बोरेक्स की पिक्चर आपको दिखा दी है मैंने, ये पाउडर टाइप सब्सटेंस होता है, ठीक है। चलिए नाउ वी हैव टू लर्न द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। तो स्पेशीज की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले तो मैं यही बता देता हूँ। फर्स्ट चीज आती है, इट इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल, ये एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है लाइक सॉलिड कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये चीज आपको बाद में पता चलेगी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक यही आने वाला है सॉल्ट्स के बाद, ठीक है। ये एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है सॉलिड की तरह, जिसके अंदर 10 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, ठीक है। सेकंड की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में आपका घुल जाता है। एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू, अब ये जब रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है इट मीन्स ये आपका बेस है, ठीक है। एल्कलाइन इन नेचर, एल्कलाइन को ही बेस कहते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी है, व्हेन इट इज लेफ्ट ओपन इन द एयर, जैसे ही हम इसको ओपन कर देते हैं एयर में, मतलब खुला छोड़ देते हैं, तो ये अपने जो 9 मॉलिक्यूल्स थे ना वाटर के वो लूज कर देता है, ठीक है। वो हवा में आपके उड़ जाते हैं, खाली एक मॉलिक्यूल बचता है वाटर का। इसी प्रॉपर्टी को हम कह देते हैं एफ्लोरेसेंस। नीचे आपको इक्वेशन गिवन है, Na2CO3.10H2O, यही तो था आपका वॉशिंग सोडा। जैसे आपने इसको लेफ्ट ओपन इन एयर छोड़ दिया, मतलब खुली हवा में छोड़ दिया, तो इसके जो नॉन मॉलिक्यूल्स थे ना वाटर के वो तो उड़ गए, खाली एक मॉलिक्यूल बचा, इसलिए हम इसको कह देते हैं सोडियम कार्बोनेट H2O, ठीक है। खाली H2O इसके पास बचा, दैट्स वाई इस प्रॉपर्टी को कह देते हैं एफ्लोरेसेंस। तो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या होता है, ये ऊपर आया था ना उसकी प्रॉपर्टी में। चलिए, सम सॉल्ट्स कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यार जितने भी आपने नमक वगैरह पढ़े इसमें कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स थे ना वाटर के, अब इसको ही पढ़ना है हमें। दिस सॉल्ट्स आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट, अगर नमक में थोड़ा सा पानी होगा तो वो गीला नमक होगा, और गीला नमक को कह देते हैं हम हाइड्रेटेड सॉल्ट, मतलब गीला नमक। एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है ना वाटर के, उसको हम कह देते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एट द एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ही हम कह देते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके सॉल्ट में। चलिए अब एक एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ऑन हीटिंग दिस हाइड्रेटेड सॉल्ट, जो आपका गीला नमक था। अब यार कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का मतलब पेंटा क्या है, 5 मॉलिक्यूल्स है वाटर के उसके अंदर कॉपर सल्फेट के, ठीक है। जैसे हम इसको हीट करते हैं, जो आपका सॉल्ट था उसने आपके जो मॉलिक्यूल थे वाटर के उसको लॉस कर देगा। यार हीट करने में क्या होता है, चीजें सूख जाती है ना, उसी तरीके से ये आपका हीट करने पे आपके जो सॉल्ट हाइड्रेटेड सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स थे वो आपके उड़ जाएंगे, ठीक है। एंड बिकम एनहाइड्रस ऑल्सो लॉसेज देयर कलर, एंड बिकम अनहाइड्रस का मतलब सूखा हुआ सॉल्ट ये बन जाएगा। अगर वो कलरफुल होगा ना कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, तो अपना कलर भी खो देगा। चलिए
सो आज हमने कंप्लीट कर लिया अपना वन शॉट, ठीक है। एसिड बेसिस सॉल्ट का कोई भी प्रॉब्लम आती है आप शेयर कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और इसी तरीके से वन शॉट लाने के लिए कमेंट्स भी करते रहो। हम साथ ही साथ आपकी वीडियोस भी अपलोड करते चलेंगे। चलिए बाय, थैंक यू।